चैप्टर 1391 टू 1400। वह जीवन और मृत्यु के यिन यांग आरेख के चमत्कारों से अच्छी तरह वाकिफ था। जीवन और मृत्यु के यिन यांग आरेख के लिए उन्होंने दानव जाति को धोखा देने और जीवन और मृत्यु के यिन यांग आरेख को चुराने में संकोच नहीं किया। हालांकि दानव जाति की बात की हार को इसके कारण नहीं कहा जा सकता है, यह निस्संदेह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण था। यहाँ तक जब वह बाद में विभिन्न जातियों के विशेषज्ञों द्वारा पाया गया और अंत में इस निश्चित क्षेत्र में दबा दिया गया तो उसे कभी इसका पछतावा नहीं हुआ। तो क्या हुआ अगर उसके पास शरीर नहीं था? उसने बिल्कुल परवाह नहीं की। वह अंतिम चरण के माध्यम से देखना चाहता था, जीवन और मृत्यु के माध्यम से देखना, वास्तव में जीवन और मृत्यु के बीच चलना, अपने स्वयं के भाग्य को काटना, 3 लोकों और 5 तत्वों को पार करना, ठीक उन पौराणिक पात्रों की तरह। हालांकि वह अकेले ऐसा नहीं कर सकता था। यिन यांग लाइफ एंड डेथ डायग्राम की मदद से ही इस डायग्राम में जीवन और मृत्यु के रहस्य समाहित थे। यदि वह इसे समझ सकता है तो वह वास्तव में अमरता के दायरे में कदम रख सकेगा। इसी बात का उन्हें सबसे ज्यादा ख्याल था। अन्य चीजें मायने नहीं रखती थीं। प्रतिष्ठा कोई मायने नहीं रखती थी, दानव जाति कोई मायने नहीं रखती थी। जब तक वह अमरत्व के क्षेत्र में कदम रख सकता है, कौन उसे नीचे देखने की हिम्मत करेगा? दुर्भाग्य से इतने वर्षों तक यहाँ सील रहने के बाद उनका शरीर भी सड़ चुका था। हालांकि वह अपनी आदिम आत्मा के एक कतरे को संरक्षित करने में कामयाब रहा, लेकिन वह अमरता के रहस्यों को समझना जारी नहीं रख सका। अमरता के सागर में शरीर ही नाव थी। शरीर जितना मजबूत और मजबूत होगा, समुद्र को पार करने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। लेकिन दूसरी ओर उनका भौतिक शरीर लाखों वर्षों के बाद पूरी तरह से सड़ चुका था और राख में बदल गया था। भौतिक शरीर के बिना यह समुद्र पर एक आदमी की तरह था जो अचानक डूब गया। अपनी ताकत से किनारे पर तैरना असंभव था। वह केवल डूब सकता था। यदि यह जीवन और मृत्यु के यिन यांग पैटर्न के लिए नहीं होता जिसने उसकी मूल आत्मा की रक्षा की होती, तो वह बहुत पहले ही राख में बदल गया होता। उसके शरीर के बाकी हिस्सों की तो बात ही छोड़ दें। जो कोई भी उसका यिन यांग जीवन और मृत्यु आरेख लेना चाहता था, वह उसके जीवन को लेने जैसा ही था। बचना आसान नहीं था, लेकिन अब उसे ऐसे भयानक विशेषज्ञ का सामना करना था। अगर उसे पता होता कि ऐसा होगा, तो वह सील में ही रहना जारी रख सकता था। हालांकि वह कभी दिन का उजाला नहीं देख पाएगा, कम से कम उसका जीवन खतरे में नहीं होगा। आप इस तरह के खजाने के लायक नहीं हैं, रसातल दानव भगवान ने तिरस्कार के साथ कहा। मैं इसके लायक नहीं हूं। क्या आपको लगता है कि आप करते हैं? आदिम आत्मा गुस्से से दहाड़ने से खुद को रोक नहीं सकी। बिल्कुल, रसातल दानव भगवान अपनी पीठ के पीछे अपने हाथों के साथ खड़ा था और आदिम आत्मा की प्रशंसा की। इसके बारे में भी मत सोचो। इस समय दानव दमन शिवालय द्वारा दबाए जा रहे शातिर जानवर भी दहाड़ रहे थे। वह छूटने ही वाला था। दूसरी तरफ बाइशियाशिंग के विशेषज्ञ इस समय डेथ नाइट से लड़ रहे थे। उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था और यहाँ की लड़ाई में हस्तक्षेप करने का कोई रास्ता नहीं था। यह देखते हुए कि क्रूर जानवर भागने वाला था, रसातल दानव भगवान ने आखिरकार अपना धैर्य खो दिया और एक मुक्का फेंका। एक पल में उसकी आभा ने पहाड़ों और नदियों को भस्म कर दिया और आसपास के वातावरण को हिला दिया। यह पंच पूरे आकाश को चकनाचूर करने में सक्षम प्रतीत हो रहा था। अपनी मुट्ठी में उसने सभी को कुचलने के लिए फिस्ट विल का इस्तेमाल किया। वह पहले ही एक अत्यंत भयानक क्षेत्र में पहुंच चुका था। टकराना, राक्षस की मूल आत्मा मौके पर ही नष्ट हो गई। इस समय उसने रसातल के दानव भगवान को देखा और दहाड़ते हुए कहा, रसातल, क्या तुम सच में मुझे एक मृत अंत में मजबूर करना चाहते हो? तो क्या हुआ अगर मैं तुम्हें एक मृत अंत में मजबूर कर दूं? अगर तुम्हारे जैसा कचरा मर जाता है तो ऐसा ही हो। मैं अपनी मूल आत्मा को फिर से भरने के लिए तुम्हें खाऊंगा। रसातल दानव भगवान ने बिल्कुल भी परवाह नहीं की। तुमने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया, कमीने। उसने एक भयानक दहाड़ निकाली। उसकी आंखें पागल नजर से भर गईं। इस समय उन्होंने रसातल दानव भगवान को पागल तरीके से देखा। ऐसा लग रहा था कि वह रसातल के दानव भगवान को सीधे भस्म करना चाहता था। और इस समय उसके शरीर में एक अत्याचारी शक्ति उबलने लगी। उसे रसातल दानव भगवान द्वारा इस बिंदु पर मजबूर किया गया था। उसने लगभग सारी उम्मीद खो दी थी। इस समय वह पागल हो गया लग रहा था। चूंकि मैं इसे प्राप्त नहीं कर सकता और तुम अभी भी मुझे मारना चाहते हो, तो चलो एक साथ मर जाते हैं। कोई नहीं मिलेगा। दानव भगवान की आदिम आत्मा गर्जना करती है। आपकी हिम्मत। इस समय रसातल दानव भगवान ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस दानव भगवान की आदिम आत्मा वास्तव में ऐसा करने का साहस करेगी। उसने वास्तव में एक साथ नाश करने का साहस किया। मैं हिम्मत क्यों नहीं करूंगा? हा हा हा, रसातल, तुम बहुत चालाक हो। मगर इससे क्या? आपने उम्मीद नहीं की थी कि मैं ऐसा कदम उठाऊंगा। दरअसल मेरी हिम्मत बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन अगर कोई मेरा सामान छीनना चाहता है तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। भले ही मैं भूत बन जाऊं, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। वह गुस्से से ऐसे दहाड़ा जैसे वह अपने आखिरी शब्द कह रहा हो।
एक भूत बनो। जब तुम जीवित थे तो मैं तुमसे नहीं डरता था, जब तुम मर गए तो अकेले रहने दो। रसातल दानव भगवान ने उदासीनता से कहा। लेकिन उसका बड़ा हाथ एक बार फिर जीवन और मृत्यु के यिन यांग पैटर्न की ओर बढ़ गया। बूम! उस दानव स्वामी की आदिम आत्मा आखिरकार सभी की आंखों के सामने एक तेज आवाज के साथ फूट पड़ी। हालांकि वह केवल आदिम आत्मा का एक छोटा सा अंश था, फिर भी वह एक भूतपूर्व दानव भगवान था। अपनी रक्षा करने वाले ऐसे अत्याचारी विशेषज्ञ की शक्ति की कल्पना ही की जा सकती थी। पूरा वर्जित क्षेत्र एक पल में शून्य में बदल गया। अनगिनत बरसों से पड़ी अनगिनत लाशें भी पल भर में राख हो गईं, और उनमें पैदा हुई दुष्ट आत्माएं भी पल भर में मिटा दी गईं। यह शक्ति वास्तव में भयानक थी। उन्हें वास्तव में उस बाढ़ की परवाह नहीं थी जो मेरे मरने के बाद आसमान में बह जाएगी। भयानक सदमे की लहरें हलकों में बह गईं। कुछ विशेषज्ञ जो दिव्य प्राणी क्षेत्र में आधा कदम थे, चाहे वह विभिन्न जातियों की संबद्ध सेनाएं हो या दानव जाति, विरोध नहीं कर सके और उन्हें उड़ते हुए भेज दिया गया। यहाँ तक कि दिव्य प्राणी क्षेत्र के वे विशेषज्ञ भी इस हद तक हिल गए थे कि उनके सभी छिद्रों से खून बहने लगा था। यह अभी अभी दोनों पक्षों के बीच आदान प्रदान की अत्यंत भयानक शक्ति के कारण था। इसलिए किसी ने लापरवाही से संपर्क करने की हिम्मत नहीं की और पहले ही बहुत दूर पीछे हट गए। अन्यथा दिव्य सत्ता क्षेत्र के विशेषज्ञ भी केवल मौत के घाट उतारे जाएंगे। ये जिवेन ने केवल एक विशाल ऊर्जा बवंडर को सीधे अपनी ओर उड़ते हुए महसूस किया। उसके कपड़े हवा में लहरा रहे थे। उसके शरीर में देवत्व ने स्वतः ही अपने स्वामी की रक्षा की। हालांकि उस भयानक ऊर्जा बवंडर ने उसके कपड़े उड़ा दिए और फड़फड़ाने की आवाज की। उसके पैरों के नीचे की रेत और पत्थर नहीं फटे। इसके बजाय वे एक पल में नष्ट हो गए। जमीन को एक परत से समतल किया गया था। ऐसी भयानक शक्ति ने एक के बाद एक सभी के चेहरे पीले कर दिए। और ऐसी भयानक शक्ति के तहत उस राक्षस स्वामी की हथेली भी हिल गई थी और खून टपक रहा था। कमीने, धिक्कार है, धिक्कार है! रसातल दानव भगवान एक घायल जानवर की तरह दहाड़ा। यह बहुत भयानक था। इस समय उसने अपनी बांह ढक ली, लेकिन कुछ करने का कोई उपाय नहीं था। वह केवल भयंकर रूप से दहाड़ सकता था। जल्द ही उसके हाथ का हाथ अपने आप गिर गया और फिर एक नया हाथ विकसित हुआ। इस तरह की साधना को अत्यधिक शक्तिशाली कहा जा सकता है, और यह निश्चित रूप से लोगों को डराकर मार डालने के लिए पर्याप्त थी। और दूसरी तरफ दबा हुआ शातिर जानवर वास्तव में ठीक था, क्योंकि दानव वशीकरण शिवालय ने उसे अधिकांश शक्ति को अवरुद्ध करने में मदद की थी, और दानव वशीकरण शिवालय को इस भयानक शक्ति द्वारा उड़ने के लिए भेजा गया था, बस समय पर उसे बचने के लिए। लानत दानव भगवान, मेरे लिए मरो! उसने आकाश की ओर देखा और गर्जना की, और एक शक्तिशाली वायुतरंग तुरंत बह गई। और जैसे ही यह भयानक सदमे की लहर गुजरी, दो स्ट्रीमर सीधे ऊर्जा तूफान से निकल गए। यह यिन यांग जीवन और मृत्यु आरेख था, लेकिन इस समय यिन यांग जीवन और मृत्यु आरेख वास्तव में दो भागों में टूट गया, एक बड़ा और एक छोटा। बड़े हिस्से ने आरेख के 2/3 हिस्से पर कब्जा कर लिया, और यह रसातल दानव भगवान की दिशा में उड़ गया और बस उसके हाथों में हो गया। हा, अंत में यह अभी भी मेरे हाथों में गिर गया। लेकिन उन्हें जल्द ही पता चला कि यह यिन यांग जीवन और मृत्यु आरेख केवल 2/3 था, और जो हिस्सा जीवन से संबंधित था वह आधे से अधिक गायब था, और जो हिस्सा मृत्यु से संबंधित था उसमें भी एक छोटा सा हिस्सा गायब था। उसने तुरंत दूसरे सपने देखने वाले को देखा, और निश्चित रूप से यह यिन यांग जीवन और मृत्यु आरेख का दूसरा आधा हिस्सा था। लेकिन यिन यांग जीवन और मृत्यु आरेख का दूसरा आधा भाग बहुत तेज था, और यह लगभग तुरंत ही भीड़ के बीच से निकल गया और एक मानव योद्धा के शरीर में विस्फोट हो गया। पफ! ये जिवेन ने केवल यह महसूस किया कि प्रकाश की एक किरण सीधे उसके शरीर में बिजली की गति से दौड़ी। उसका शरीर अचानक तोप के गोले की तरह था और सैकड़ों मील दूर उड़ता हुआ भेजा गया था। उसका शरीर विशाल आकाश में फैला हुआ था और एक तेज सीटी की आवाज जारी कर रहा था। बूम! अंत में रुकने से पहले उसका शरीर एक आदिम दिव्य पर्वत से टकराया। उसे लगा जैसे उसका पूरा शरीर गिरने वाला है। और सबसे भयानक बात यह थी कि उसने महसूस किया कि उसके शरीर में जीवन और मृत्यु की एक भयानक शक्ति दिखाई दी, एक दूसरे के साथ बारी बारी से उसके शरीर को चीरते हुए। यहाँ तक उसके अत्याचारी शरीर की ताकत के साथ इस समय यह कागज के एक टुकड़े की तरह था जो लापरवाही से फट गया था और फिर ठीक हो गया। इस तरह की भयानक भावना हर पल खेल रही थी, और इसने एक मजबूत इच्छाशक्ति वाले व्यक्ति को भी यह महसूस कराया कि उसकी पीठ तुरंत ठंडे पसीने में भीग गई थी। वह मदद नहीं कर सका, लेकिन हौंफने लगा और वह लगभग बेहोश हो गया। इसके अलावा वह भी सीधे सपने देखने वाले से टकरा गया था, और फिर सीधे एक मुंह से खून की उल्टी हुई, और वह बेहोश होने से दूर नहीं था। धिक्कार है! यह वास्तव में एक अवांछनीय आपदा है। यह उनके अत्याचारी शरीर की अनंत शक्ति के लिए भी धन्यवाद था। यदि यह एक सामान्य व्यक्ति होता तो केवल इस सपने देखने वाले का भयानक प्रभाव ही उसे सीधे मारने और फिर उसे सीधे उड़ने के लिए पर्याप्त था। ये जिवेन यिन यांग जीवन और मृत्यु आरेख के अवशेष से प्रभावित होने वाले पहले व्यक्ति नहीं थे।
उसके सामने के लोग सीधे मौके पर खून के कोहरे में बदल गए। चाहे वह शैतान जाति हो या विभिन्न जातियों के विशेषज्ञ, यदि वे यिन यांग जीवन और मृत्यु आरेख के इस अवशेष से टकराते हैं तो वे सभी एक ही भाग्य का सामना करेंगे। इसलिए वह जहां भी जाता रक्त कोहरे का एक बड़ा समूह बन जाता था। केवल ये जीवेन सीधे खून के धुंध के बादल से नहीं टकराई थी, बल्कि सीधे उड़ती हुई भेजी गई थी। यिन यांग जीवन और मृत्यु आरेख का टुकड़ा सीधे उसके शरीर में चला गया, जो पहले से ही काफी चौंकाने वाला था। यह स्थिति बिल्कुल अप्रत्याशित थी। न केवल येज़िवेन ने इसकी उम्मीद नहीं की थी, यहाँ तक ये कियान, येज़ुकोंग और अन्य लोगों ने भी इसकी उम्मीद नहीं की थी। दृश्य शांत था और लंबे समय के बाद उन्होंने आखिरकार जो कुछ हुआ था उस पर प्रतिक्रिया दी। येज़िवेन। इस समय ये परिवार के सभी लोग येज़िवेन की दिशा में उड़ रहे थे और उनके पीछे एक भयानक दानव का पंजा था जो सीधे पकड़ रहा था। इस समय ये कबीले के सभी लोग येज़िवेन की दिशा में उड़ रहे थे और उनके पीछे एक भयानक राक्षसी पंजा सीधे उन्हें पकड़ रहा था। यह राक्षसी पंजा जहां भी गुजरा, दानव कबीले और अन्य कुलों के सभी विशेषज्ञ ढह गए और सीधे खून की धुंध में समा गए। हालांकि यह राक्षसी पंजा धीमा नहीं पड़ा। वह जिस दिशा की ओर बढ़ रहा था वह कोई और नहीं बल्कि येज़िवेन की दिशा थी। लक्ष्य भी बहुत स्पष्ट था, यह येज़िवेन के शरीर में यिन यांग जीवन और मृत्यु आरेख का टुकड़ा था। इस समय येज़िवेन ने भी देखा कि राक्षसी पंजा उसे पकड़ रहा है। वह हिलने के लिए संघर्ष करना चाहता था, लेकिन कोई रास्ता नहीं था। उसका पूरा शरीर बिखरा हुआ प्रतीत हो रहा था और उसके शरीर में जीवन शक्ति और मृत्यु शक्ति के बीच एक पागल रस्साक्षी चल रही थी। एक नष्ट कर रहा था और दूसरा मरम्मत कर रहा था। लेकिन इस समय कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वह तुरंत चिल्लाया और उसके हाथ में खून के रंग का प्रकाश चमक उठा। आसमान में खून से रंगा एक गेट दिखाई दिया। रक्त की दुनिया। इस समय कुछ समुद्री कबीले विशेषज्ञों ने इसे पहचान लिया। क्या यह रक्त संसार का प्रवेश द्वार और द्वार नहीं है? वे ब्लड वर्ल्ड की जानी पहचानी आभा की गलती नहीं करेंगे। वास्तव में इनमें से लगभग सभी समुद्री कबीलों के विशेषज्ञों के पास रक्त की दुनिया का अनुभव था। बात बस इतनी थी कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ब्लड वर्ल्ड का गेट यहां दिखाई देगा। इस समय येज़िवेन ने दहाड़ते हुए कहा, चलो चलें। जैसा कि उन्होंने कहा, उनके शरीर ने नेतृत्व किया और सीधे रक्त की दुनिया में चले गए। तू कियान, येज़ुकोंग और अन्य एक पल के लिए हिचकिचाए, लेकिन उन्होंने भी लगभग तुरंत पीछा किया। उन्हें याद आया कि येज़िवेन ने अभी क्या कहा था। मूल रूप से यह सिर्फ एक एहतियाती मामला था, लेकिन अब यह एक वास्तविक मामला बन गया है। और राक्षसी पंजा लगभग तुरंत ही अंदर आ गया और येज़िवेन को पकड़ लिया। टकराना। येज़िवेन को मौके पर ही थप्पड़ मारा गया और उसके शरीर को तोप के गोले की तरह फिर से थप्पड़ मारा गया। उसका शरीर शून्य में लगभग बिखर गया था और हर जगह खून बिखरा हुआ था। बूम! उसका शरीर सीधे एक चट्टान से टकराया, सीधे चट्टान के एक बड़े छेद को तोड़ दिया और अनगिनत चट्टानें तुरंत पाउडर में बदल गईं। बंद करना। येज़िवेन ने अपने दांत पीस लिए और दहाड़ दी। इसके तुरंत बाद ब्लड वर्ल्ड का गेट बंद होने लगा, लेकिन जब यह राक्षसी पंजे के लिए बंद हुआ तो यह यहीं अटक गया। इस समय ब्लड वर्ल्ड के भीतर गड़गड़ाहट हुई क्योंकि ब्लड वर्ल्ड के भीतर माइन हेवन डाउ ने काम करना शुरू कर दिया। ब्लड वर्ल्ड के गेट तुरंत बंद हो गए, जिससे ब्लड वर्ल्ड के भीतर राक्षसी पंजा निकल गया। इस दृश्य को देखकर येज़िवेन ने आखिरकार राहत महसूस की। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और बेहोश हो गया। येज़िवेन को पता ही नहीं चला कि कितना समय बीत गया। ऐसा लगता था जैसे एक दिन बीत गया हो, लेकिन ऐसा भी लगता था जैसे दर्जनों साल बीत गए हों या सैकड़ों साल भी बीत गए हों। येज़िवेन आखिरकार जाग गई। कराहते हुए उसने अपनी आंखें खोली और अपने सामने एक सुंदर चेहरा देखा। ये कोई और नहीं बल्कि ये कियान थी। येज़िवेन, क्या तुम ठीक हो? ये कियान यह देखकर सुखद आश्चर्यचकित था कि येज़िवेन जाग गया था। उसके सुंदर चेहरे पर सुखद आश्चर्य झलक रहा था। मैं ठीक हूँ। येज़िवेन ने कठिनाई से अपना सिर घुमाया और चारों ओर देखा। उसने अपने आप को एक गुफा में पाया। वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन अपने दिल में राहत महसूस कर रहा था। वह इस बार वास्तव में भाग्यशाली थे। वह उस पंजे से लगभग मारा जा चुका था। लगातार 2 बार घात लगाकर हमला करना, यह वास्तव में एक अप्रत्याशित आपदा थी। स्थिति इतनी गंभीर हो गई थी कि वह सचमुच बेहोश हो गया था। यह कितना गंभीर था, क्योंकि यह ज्ञात होना चाहिए कि सामान्य परिस्थितियों में लोगों के बेहोश होने का कारण आत्मसुरक्षा कारक था। जब कोई गंभीर चोट या भारी मानसिक आघात की शिकायत करता तो वे स्वतः ही बेहोश हो जाते। इस तरह वे दर्द से नहीं मरेंगे। लेकिन इसमें वह निश्चित रूप से शामिल नहीं थे। वह अक्सर लड़ाइयों में आखिरी क्षण तक लड़े। गंभीर रूप से घायल होने पर भी वह कभी पीछे नहीं हटे। मूर्छित होना अब उसके लिए बहुत अविश्वसनीय बात थी, क्योंकि उसने इस स्तर तक साधना की थी। भले ही सामान्य लोगों के लिए अवचेतन को नियंत्रित करना असंभव प्रतीत होता हो, वह उसे नियंत्रित भी कर सकता था। इसलिए सामान्य परिस्थितियों में उसके लिए बेहोश होना असंभव था।
मूर्छित होना भी उसके लिए असंभव था, क्योंकि मूर्छित होने का अर्थ था कि उसे होश ही नहीं रहा। इस तरह वह अपनी सुरक्षा दूसरों को सौंप रहा होगा। यह बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं था जिसकी वह अनुमति देंगे। लेकिन अब यह अभी भी हुआ है। कोई अंदाजा लगा सकता है कि इस बार चोट कितनी गंभीर थी। उस समय यह एक अप्रत्याशित आपदा थी। वह इस यिन यांग जीवन और मृत्यु आरेख द्वारा लगभग मारा गया था। पूरी ईमानदारी से इस बार उसने यिन यांग जीवन और मृत्यु आरेख का लालच बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि इस यिन यांग जीवन और मृत्यु आरेख में शामिल कुछ लोग, उनमें से कोई भी बिना किसी प्रयास के लापरवाही से उसे कुचलकर मार सकता है। लेकिन अब जीवन और मृत्यु का यह यिन यांग आरेख उसके हाथों में आ गया था। निश्चय ही यह ईश्वर की इच्छा थी, क्योंकि उसने इसकी लालसा नहीं की, उसने कोई तैयारी नहीं की। यही कारण था कि वह इतनी दयनीय स्थिति में समाप्त हो गया और लगभग मर गया। इस बार यह निश्चित रूप से उसके लिए अच्छी बात नहीं थी, क्योंकि यिन यांग जीवन और मृत्यु आरेख की जीवन और मृत्यु शक्ति पागलपन से उसके शरीर को नष्ट और पुनर्निर्माण कर रही थी। क्योंकि अब जबकि यिन यांग जीवन और मृत्यु आरेख टूट गया था, उसमें मौजूद यिन और यांग शक्ति ने अपना संयम खो दिया और इस संतुलन को पूरी तरह से तोड़ दिया। उसके शरीर में संतुलन न होने से वह बेतहाशा घूमने लगा। यदि कोई भविष्यवक्ता येज़िवेन का भाग्य अभी पड़ेगा तो वह पूरी तरह से भौचक्का रह जाएगा, क्योंकि येज़िवेन का चेहरा कुछ समय के लिए काला और मृत्यु की ऊर्जा से भरा होगा और फिर वह जीवन और जीवन शक्ति से भरा होगा। हालांकि आनंद के लायक केवल यह था कि इस यिन यांग जीवन और मृत्यु आरेख खंड में जीवन शक्ति अधिक थी। यदि मृत्यु शक्ति अधिक होती तो वह शायद इसी समय मर चुका होता। यह निश्चित रूप से एक भयानक मार्शल यंत्र था। यहाँ तक आरेख का इतना छोटा टुकड़ा भी येज़िवेन को पूरी तरह से ध्वस्त कर देने वाला था। हालांकि भले ही जीवन शक्ति का पलड़ा भारी हो, यह इस तरह नहीं चल सकता था, अन्यथा उसका शरीर देर सबेर गिर ही जाता। इस समय प्राचीन ईश्वर शास्त्र, मिंगक्सिन प्राचीन वृक्ष, लड़ाई, शब्द और उसके शरीर में रहस्यमय स्थान इस यिन यांग जीवन और मृत्यु आरेख को दबाना शुरू कर दिया। अब वह बमुश्किल संतुलन बनाए रख सकता था, लेकिन कोई दूसरा रास्ता नहीं था। दूसरे शब्दों में, यिन यांग जीवन और मृत्यु आरेख को दबाने के लिए उसकी अधिकांश शक्ति एक ही बार में गायब हो गई थी। यह गिरावट जरा सी नहीं थी। मूल रूप से उसकी ताकत ये कियान और ये जुकोंग से कहीं अधिक मजबूत थी, लेकिन अब वह उन दोनों के बराबर ही था। लेकिन अब और कोई रास्ता नहीं था। वह केवल इसे जबरन दबा सकता था और ये परिवार में वापस आने तक इंतजार कर सकता था। मैं कितने दिनों से बेहोश हूँ? येज़िवेन ने पूछा। 3 महीने, ये कियान ने कहा। बहुत लंबा। येज़िवेन खुद को थोड़ा चौंकाए बिना नहीं रह सकी। अब जब जीवन और मृत्यु का यिन यांग आरेख आपके शरीर में है, तो हमने सोचा कि आप कुछ समय के लिए इसे रोक नहीं पाएंगे। फिर फीनिक्स के रोने की आवाज सुनने के बाद आपका शरीर वास्तव में धीरे धीरे ठीक होने लगा। तो कियान ने कहा। येज़िवेन समझ गई थी कि यह उसके शरीर में फीनिक्स रीजनरेशन तकनीक होनी चाहिए। इस मामले में इसे स्वचालित रूप से मालिक की रक्षा करनी चाहिए। वह थोड़ा निराश हुए बिना नहीं रह सका। उसे उम्मीद नहीं थी कि चीजें इस तरह हो जाएंगी। वह इस यिन यांग जीवन और मृत्यु आरेख खंड द्वारा लगभग मारा गया था। उसे खजाना मिलने का तनिक भी आभास नहीं था। सबसे पहले, यह यिन यांग जीवन और मृत्यु आरेख केवल एक अंश था। दूसरे, अगर वह इसे प्राप्त भी कर लेता है तो उसे इसे वश में करने में सक्षम होना चाहिए। इस अवस्था में इसे वश में करना असंभव था। उसका उपयोग ही नहीं हो पाता था। इसका मतलब यह था कि यह न केवल बेकार था, बल्कि यह एक नुकसान भी बन गया था। यह सोचकर वह थोड़ा उदास हो गया। अब मैं ठीक हूँ, पहले बाहर चलते हैं। मुझे नहीं पता कि अब बाहर कितना शोर है, येज़िवेन ने कहा। पूरे 3 महीने हो चुके थे और विंड किंग प्लैनेट पर मामला अब तक खत्म हो जाना चाहिए था। उन्होंने बहुत से विशेषज्ञों को खो दिया था और उन्होंने व्यक्तिगत रूप से दानव जाति के पुनरुद्धार को देखा था। कौन जानता था कि बाहर की दुनिया किस बारे में बहस कर रही होगी। ये कियान ने सिर हिलाया। वास्तव में ऐसा ही था। वे भी जानना चाहते थे, लेकिन रक्त क्षेत्र का दिल येज़िवेन के हाथों में था। येज़िवेन के बिना वे बिल्कुल भी बाहर नहीं जा सकते थे। वैसे पहले फैला हुआ दानव का पंजा सीधे विश्व द्वार से कट गया था। क्या आप जाकर देखना चाहते हैं? ये कियान से पूछा। ठीक है, येज़िवेन ने तुरंत संकोच नहीं किया और ये कियान के पीछे पीछे चला गया। दूर नहीं, एक मैदान पर एक विशाल दानव का पंजा जो दसियों मीटर लंबा था, मैदान पर धीरे धीरे राक्षसी आभा बिखेर रहा था। यह रक्त क्षेत्र को दानव क्षेत्र में बदलने की कोशिश कर रहा था। बस इस दानव के पंजे को देखकर कोई भी कल्पना कर सकता है कि रसातल दानव भगवान कितना भयानक था। ये सिर्फ इतना था कि उसे येज़िवेन के हाथों हार का सामना करना पड़ा और यह एक बड़ा नुकसान था। यह सोचते सोचते वह फटने ही वाला था। इस समय ये जुकोंग, वुपेंगजू, हु यी और अन्य लोग इस दानव पंजे की रखवाली कर रहे थे। क्योंकि इस दानव के पंजे से खून बह रहा था, इसने रक्त क्षेत्र में कई रक्त पिशाचों को आकर्षित किया।
उनमें से कानून के प्रकटीकरण क्षेत्र के 9वें स्तर पर भी कुछ अस्तित्व थे। इस समय वे सभी आकर्षित थे, लेकिन वे तीनों द्वारा पूरी तरह से निष्कासित कर दिए गए थे। यह देखकर कि यक्षिवेन ठीक है, वे तीनों अपने आप को एक सुखद आश्चर्य अभिव्यक्ति प्रकट किए बिना नहीं रोक सके। उन्हें इस जगह को छोड़ने के लिए यक्षिवेन पर निर्भर रहना पड़ा। अगर यह येज़िवेन नहीं होता तो क्या वे हमेशा के लिए इस जगह बंद नहीं हो जाते। अब जब उन्होंने देखा कि यक्षिवेन ठीक है तो उन्होंने राहत की सांस ली। येज़िवेन ने संकोच नहीं किया और सीधे शैतान का पंजा त्यानयुवान के आईने में डाल दिया। यह शैतान का पंजा दुर्लभ स्वर्गीय सामग्री और सांसारिक खजाना भी था। इसके अलावा यह बहुत कीमती था और इसे सीधे जादू के हथियार में परिष्कृत किया जा सकता था। चलो चलते हैं, चलो बाहर चलते हैं। येज़िवेन ने इस रक्त क्षेत्र के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा। ये शुकोंग और अन्य लोगों ने भी कुछ नहीं पूछा। सभी के अपने रहस्य थे और उन सभी को प्रकट करना असंभव था। इस बार वे इस आपदा से बचने में सफल रहे, इसमें कोई शक नहीं। यह सब येज़िवेन की वजह से था। हालांकि ब्लड वर्ल्ड थोड़ा रहस्यमय था, उन्होंने इसके बारे में ज्यादा नहीं पूछा। इस समय विंड किंग प्लैनेट के साथ इस समय के मामले के कारण बाहरी दुनिया भी पूरी तरह से अस्त व्यस्त थी। 3 महीनों के दौरान जब येज़िवेन कोमा में थे, इस मामले की वजह से प्राचीन बेरेंस महाद्वीप अराजकता में रहा था। जब येज़िवेन बाहर आए तो उन्हें पता चला कि विंड किंग ग्रह की यात्रा के कारण सभी प्रमुख बलों को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। हजारों कुलीन प्रतिभाओं में से आधे भी नहीं बचे। हालांकि ऐसा लगता था कि उनमें से केवल आधे खो गए थे और उनमें से केवल कुछ 100 थे। उनमें से ये कुछ 100 प्रमुख ताकतों की युवा पीढ़ी के अभिजात वर्ग के थे। विशेष रूप से अंत में जब एबिस डेविल किंग निडर हो गया और बेरहमी से कत्ल कर दिया, इन युवा पीढ़ी के विशेषज्ञों की हानि एबिस डेविल किंग के निडर व्यवहार के कारण हुई। जब यह खबर बाहरी दुनिया में फैली तो आश्चर्यजनक रूप से इसने हंगामा खड़ा कर दिया। इन युवा विशेषज्ञों में से प्रत्येक एक खजाना था। न जाने इनके पालन पोषण के लिए कितने संसाधन खर्च किए गए। अब उनमें से आधे से ज्यादा एक ही बार में मर चुके थे। जब बड़ी ताकतों को यह खबर मिली तो वे इतने व्यथित हुए कि वे कांप उठे। इन विशेषज्ञों को पोषित करने के लिए कितने संसाधनों और अनुभवों की आवश्यकता थी। अब वे सभी एक ही बार में खो गए थे। इतने बड़े नुकसान से लोगों के दांत दुखने लगे। इस मामले की वजह से 100 नोइंग शेंग भी काफी दबाव में था। ताकतों का एक समूह जो यह नहीं जानता था कि अपना गुस्सा कहाँ निकालना है, उसने 100 जानने वाले शेंग पर अपना गुस्सा उतारा। अगर 100 जानने वाले शेंग ने यह सूची नहीं बनाई तो चीजें इस तरह कैसे समाप्त हो सकती हैं। इस दबाव का सामना करते हुए 100 नोइंग शेंग बहुत कठिन था। कोई भी राक्षस जाति का अचानक प्रकट होना नहीं चाहता था और कोई भी इससे बच नहीं सकता था। इसलिए वे हिडन ड्रैगन लिस्ट, सोआरिंग ड्रैगन लिस्ट और फेग्यून लिस्ट प्रकाशित करना जारी रखेंगे। यह 100 जानने वाले शेंग की नींव थी और यही कारण भी था कि वे विभिन्न ताकतों के बीच अलग दिख सकते थे। वे इसे कैसे छोड़ सकते थे? भ्रामक 100 जानने वाले शेंग का सामना करना जो यह भी नहीं जानते थे कि उनका आधार कहाँ है। हालांकि प्रमुख ताकतें उभर थीं, वे उसका कुछ नहीं कर सकते थे। कुछ लोगों ने अनुमान लगाया कि 100 नोइंग शेंग का आधार तारों भरे आकाश की गहराई में था, एक ऐसी जगह पर जिसे कोई नहीं जानता था। क्योंकि वर्तमान प्राचीन बेरेंस में इतनी बड़ी अज्ञात शक्ति का अस्तित्व होना असंभव था। यह केवल किसी अन्य उपअंतरिक्ष में या तारों वाले आकाश की गहराई में हो सकता है, तभी यह संभव हो पाएगा। इसके अलावा 100 जानने वाले शेंग ने जो कहा, ठीक उसी तरह दानव जाति का प्रकट होना पूरी तरह से अप्रत्याशित था। किसी को नहीं पता था कि दैत्य जाति अचानक प्रकट हो जाएगी और इतना बड़ा युद्ध छिड़ जाएगा। इसके अलावा यदि यह बायशिया शेंग के विशेषज्ञ की सुरक्षा के लिए नहीं होता तो हताहतों की संख्या इस संख्या से कहीं अधिक होती। इस मामले ने सभी प्रमुख ताकतों को पूरी तरह से जगा दिया था। वास्तव में दानव जाति का इतना बड़ा बल था। सबसे महत्वपूर्ण बात, वे वास्तव में इसके बारे में नहीं जानते थे। यदि यह संयोगवश हुई मुठभेड़ नहीं होती तो शायद वे यह नहीं जान पाते कि दानव जाति ने वास्तव में अनजाने में इतनी बड़ी ताकत का आयोजन किया था। यदि वे पहले से इसका पता नहीं लगा सके तो इस बात की पूरी संभावना थी कि ये शैतान भविष्य में एक महत्वपूर्ण क्षण में उन्हें एक निर्मम झटका देंगे। उस समय ये युवा विशेषज्ञ नहीं होंगे जो भारी हताहत होंगे। डेविल रेस का सामना करना, यह भयानक प्रतिद्वंद्वी, चाहे हर कोई कितना भी सावधान क्यों न हो, यह कभी भी बहुत अधिक नहीं था। हालांकि दानव विमान का आक्रमण बहुत पहले हो चुका था, लेकिन आक्रमण के कारण हुई तबाही अभी भी सभी के मन में ताज़ा थी। विभिन्न महान सेनाओं के प्राचीन अभिलेखों में आक्रमण के अभिलेख थे। इस प्रकार किसी ने भी दानव विमान पर नीचे देखने का साहस नहीं किया। कहने की बात नहीं है, वहां बहुत सारे डेमन प्लेन कल्टिवेटर थे। उनमें से कुछ स्काई ह्यूमन स्टेज के शिखर पर भी थे। इस मामले ने विभिन्न महान ताकतों के उच्चाधिकारियों को सीधे तौर पर चिंतित कर दिया था। उनके लिए दानव जाति प्राचीन बेरेंस महाद्वीप पर मौजूद हो सकती है, लेकिन इसे एक नियंत्रणीय सीमा के भीतर होना चाहिए। यह बिल्कुल जहरीले कीड़ों को पालने जैसा था।
यदि यह नियंत्रणीय सीमा से अधिक हो जाता है तो यह पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार लगभग तुरंत ही विभिन्न महाशक्तियों ने बड़ी संख्या में विशेषज्ञों को इस दानव विमान कल्टीवेटर के मामले की जांच करने के लिए भेजा। उन्हें इस मामले की गहनता से जांच करनी थी। इस मामले के बारे में बाई शियाशिंग, जिसने महसूस किया कि उसके साथ छल किया गया था, ने आखिरकार अपनी ताकत लगा दी। वह दानव जाति से बदला लेना चाहता था और उसने बहुत सी जानकारी भी प्रदान की थी। बाई शियाशिंग के छिपे हुए सूचना नेटवर्क के साथ उसने जल्दी से डायमंड प्लेन कल्टीवेटर्स की इस लहर के स्थान का पता लगा लिया। यह तारों वाले आकाश की गहराई में एक ग्रह पर भी था। प्राचीन बेरेंस महाद्वीप पर 4 प्रमुख कुलों ने लगभग पूरे स्थान पर कब्जा कर लिया था और अपने क्षेत्र को सफाई से विभाजित कर लिया था। हालांकि तारों वाले आकाश की गहराई में ऐसे कई स्थान थे जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं थे, और ऐसे स्थान थे जहां बल स्वतंत्र रूप से आ जा सकते थे। दानव जाति के अलावा यिन यांग जीवन और मृत्यु चित्रण से संबंधित मामला भी विभिन्न महान शक्तियों का केंद्र बन गया था। किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि यिन यांग जीवन और मृत्यु चित्रण वास्तव में विंड किंग ग्रह पर मुहरबंद होगा। अगर उन्हें इसके बारे में पहले पता होता तो विंड किंग प्लैनेट बहुत पहले उल्टा हो गया होता। यिन यांग जीवन और मृत्यु चित्रण के बारे में वे इस बारे में बहुत स्पष्ट थे कि इसका क्या अर्थ है। एक बार एक दानव भगवान था जिसके पास यिन यांग जीवन और मृत्यु चित्रण था, और वह अजेय था। दूसरे शब्दों में, यह एक दिव्य उपकरण हो सकता है। इसे प्राप्त करने वाली कोई भी ताकत निस्संदेह उनकी ताकत में भारी वृद्धि करेगी। इसका आधे से अधिक हिस्सा एबिस दानव मास्टर द्वारा प्राप्त किया गया था, जबकि अन्य आधे को येज़िवेन ने अपनी आंखों से प्राप्त किया था, और येज़िवेन स्पष्ट रूप से सार्वजनिक आलोचना का निशाना बन गए थे। बहुत से लोग उसके पास आक्रामक रूप से आए और येज़िवेन से जिम्मेदारी लेने की मांग करने लगे। अगर येज़िवेन ने यिन यांग के जीवन और मृत्यु का चित्रण नहीं लिया होता तो रसातल के दानव मास्टर अचानक पागल नहीं हो जाते और उनके शिष्यों को इतना भारी नुकसान नहीं उठाना पड़ता। येज़िवेन को इसकी जिम्मेदारी लेनी थी। उनमें से वांग परिवार और भी उग्र था। वांग परिवार की युवा पीढ़ी के सभी विशेषज्ञ ये परिवार के हाथों मारे गए थे, और उनमें से एकमात्र आकाशीय क्षेत्र विशेषज्ञ वांग ज़ेन्यू यहाँ तक येज़िवेन के हाथों मर गए थे। यह उन्हें क्रोधित कैसे नहीं कर सकता था। व्यवहारिक रूप से जैसे ही उन्हें यह खबर मिली, वे स्पष्टीकरण की मांग करते हुए ये परिवार के पास पहले ही जा चुके थे। वांग परिवार के नेतृत्व में कई बलों ने भी विशेषज्ञों को भेजा था, ये परिवार से स्पष्टीकरण की मांग की थी। स्थिति बदलना शुरू हो गई थी और येज़िवेन निस्संदेह सार्वजनिक आलोचना का निशाना बन गई थी, हर किसी का ध्यान। लेकिन क्योंकि येज़िवेन वापस नहीं आया था, हालांकि ये ताकतें आक्रामक थीं, फिर भी वे अपेक्षाकृत शांत थीं। लेकिन येज़िवेन के समूह की वापसी के साथ ये लोग तुरंत खदबदा रहे थे, ये परिवार से स्पष्टीकरण की मांग कर रहे थे। और इस समय इस मामले के कारण ये परिवार ने एक बैठक भी बुलाई। ये फैमिली पैट्रियार्क ये तियानकियोनक के अलावा कई बुजुर्ग और कुछ पुरानी प्राचीन वस्तुएं भी थीं जो जीवित जीवाश्मों के साथ समाप्त होने वाली थीं। केवल ये परिवार के शीर्ष व्यक्ति ही भाग ले सकते थे, इसके अलावा और कोई कारण नहीं था कि इस मामले ने कई ताकतों को एकजुट होकर परेशानी पैदा करने के लिए आकर्षित किया था। ये परिवार के लिए यह भी एक परेशानी भरा मामला था और वे इस पर आंख नहीं मूंद सकते थे। ये परिवार के एक अन्य गुप्त विमान में एक सिंहासन जमीन से उठा और जो लोग बिना किसी अपवाद के उस पर बैठ सकते थे वे ये परिवार के शीर्ष विशेषज्ञ थे। उनमें से कोई भी एक भयानक अस्तित्व था जिसे आकाशीय क्षेत्र का विशेषज्ञ कहा जा सकता था। ये फैमिली पैट्रियार्क ये तियानकियोन सबसे ऊंचे सिंहासन पर बैठे और सभी को नीचे देखते हुए कहा, इस बार येज़िवेन ने विंड किंग प्लैनेट में जीवन और मृत्यु का यिन यांग आरेख प्राप्त किया। यह ये फैमिली पैट्रियार्क का विशेषाधिकार था, यह सर्वोच्च था और ये परिवार में कोई भी पितृसत्ता से ऊपर नहीं हो सकता था। ठीक है, हमने भी सुना, हम कैसे नहीं जान सकते। उन बलों के प्रतिनिधियों को लगभग हर दिन इसे दोहराना पड़ता है, जैसे कि वे डरते हैं कि हमें पता नहीं है। इस समय एक बुजुर्ग ने कहा, अनिवार्य रूप से उसके मुंह के कोने पर एक तिरस्कारपूर्ण उपहास। यह येज़िवेन वास्तव में काफी दुस्साहसी है। वांग कबीले को इस बार पूरी तरह से खत्म कर दिया गया था। काफी हद तक यह येज़िवेन की वजह से था। उसकी क्रूरता कुछ ऐसा नहीं है जो एक सामान्य व्यक्ति कर सकता है। इस समय एक और दिव्य क्षेत्र के बुजुर्ग ने कहा, कोई आश्चर्य नहीं कि वांग परिवार इस बार बहुत उग्र है। आप जो कह रहे हैं वह मुझे पसंद नहीं है। कोई आश्चर्य नहीं कि वांग परिवार इतना उग्र है, इसका क्या मतलब है? इस बार यह बहुत स्पष्ट है कि वांग परिवार गलत है। अगर उन्होंने पहले हमारे ये परिवार पर हमला नहीं किया होता तो क्या चीजें इस तरह बदल जाती? इस समय ये ज़ेंटियन जो सिंहासन पर बैठे थे ने असंतोष के साथ कहा। येज़िवेन उनके अंतिम शिष्य थे और इस समय उन्हें स्वाभाविक रूप से अपने अंतिम शिष्य का समर्थन करना पड़ा। क्या ऐसा हो सकता है कि वांग परिवार के शिष्य इतने कीमती हैं और ये परिवार के शिष्य सभी घास हैं? क्या वे अपनी मर्जी से मर सकते हैं?
मुझे लगता है कि इस बार ये जिवेन और अन्य लोगों ने अच्छा काम किया, बेरहमी से उनकी हत्या कर दी। प्रतिष्ठा उद्धरण चिन्ह। हालांकि हम सही हैं, क्या वांग कबीले एक उचित व्यक्ति है? इस बार उन्हें इतना बड़ा नुकसान हुआ और यहाँ तक वांग जेन्यू, जिनसे उन्हें बहुत उम्मीदें थीं, ये जिवेन के हाथों दुखद रूप से मर गए। अगर मैं होता उन्हें, मुझे डर है कि मैं इसे इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। इस समय एक उदास आवाज आई। यह कोई और नहीं बल्कि ये जिंग के पिता ये कियान थे। ये कियान और ये जिवेन के बीच की नफरत को खून के समुद्र जितना गहरा कहा जा सकता है। यह नफरत बिल्कुल अपूरणीय थी। उसने बड़ी मेहनत से अपने उत्तराधिकारी को तैयार किया था, लेकिन अंत में वह ये जिवेन के हाथों मर गया। हालांकि उसके पास बदला लेने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि उसके पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए वह केवल अपने दुश्मन को इससे बचकर निकलते हुए देख सकता था। उनके मन में आक्रोश की कल्पना की जा सकती थी। अब जब अंत में बदला लेने का मौका था, तो वह इतने अच्छे मौके को कैसे जाने दे सकता था? यदि आप वे थे तो आपका क्या मतलब है? आप ये परिवार के सदस्य हैं, क्या आपको इस बात की परवाह करने की जरूरत है कि वे क्या सोचते हैं? ये जेंटियन ने तिरस्कारपूर्वक उपहास किया और कहा, यदि ये जिवेन, ये कियान और अन्य लोग नहीं होते जिन्होंने इस समय ज्वार को बदल दिया होता, तो यह वांग परिवार नहीं होता जो गुस्से में उड़ जाता, लेकिन हमारा ये परिवार। मैं डर के कारण हमें मारने के बजाय वांग परिवार को खून बहने दूंगा। अन्यथा भविष्य में कौन ये परिवार के लिए काम करने की हिम्मत करेगा? इस दौरान कई बुजुर्गों ने भी एक के बाद एक सिर हिलाया। यह कारण ठीक था। हालांकि वांग परिवार के गुस्से से निपटना आसान नहीं था, लेकिन वे यह नहीं कह सकते थे कि वे वांग परिवार के गुस्से से निपटना नहीं चाहते हैं और ये परिवार की इच्छा को मारने देंगे। नहीं तो ये परिवार की गरिमा कहाँ होती? इसके अलावा वांग परिवार द्वारा मारे गए ये परिवार के विशेषज्ञों की संख्या कम नहीं थी। वे इस समय जांच करने क्यों आए? पवन राजा ग्रह पर जीवन और मृत्यु भाग्य द्वारा निर्धारित किए गए थे और धन और सम्मान स्वर्ग द्वारा निर्धारित किए गए थे। प्रमुख शक्तियों को ऐसे मामलों पर मौन सहमति थी। यदि ऐसा न होता तो केवल इसी कारण से वे सैकड़ों बार युद्ध करने लग जाते। इसके अलावा यह वांग परिवार ही था जो सबसे पहले विंड किंग स्टार के पास आया था। बहुत से लोग यह साबित कर सकते हैं कि ये परिवार के पास पीछे हटने का कोई कारण नहीं था। अगर इस मामले में कई शक्तिशाली ताकतें शामिल नहीं होती, अगर यह केवल वांग परिवार था जो आक्रामक रूप से विंड किंग स्टार कबीले में आया था, तो ये परिवार निश्चित रूप से दरवाजा बंद कर देगा और कुत्तों को जाने देगा। उन्हें पता होता कि फूल इतने लाल क्यों होते हैं। यह सही है, मैं ये जेंटियन से सहमत हूं। तो जिवेन ने कुछ गलत नहीं किया। इसके विपरीत उन्होंने नेक कार्य किए हैं। हमें उन लोगों की सराहना करनी चाहिए जिन्होंने मेधावी कार्य किए हैं। हाँ, इस समय अधिकांश बुजुर्गों का झुकाव ये जेंटियन के दृष्टिकोण से था। कुछ अधिक कट्टरपंथी पहले से ही ये शिवेन को इनाम देने के लिए चिल्ला रहे थे। इसे गलती कैसे माना जा सकता है? उन्होंने ये परिवार के सभी आकाओं को बचा लिया था। यह निश्चित रूप से एक सराहनीय कार्य था। वहीं ये कियान इतना उदास था कि वह खून की उल्टी करना चाहता था। न केवल वह ये जिवेन को नीचे लाने में असफल रहा, बल्कि उसे पुरस्कृत भी करना पड़ा। इस तरह की भावना ने उनकी छाती को गर्म कर दिया। उसे लगा जैसे वह मुंह भर खून थूकने वाला है। वह जितना हो सकता था उतना ही उदास था। चूंकि सभी ने इस मामले पर निर्णय लिया है, तो इसे इस तरह से करते हैं। इस बार ये जिवेन ने ये परिवार के कई प्रतिभाओं को बचाया है। हम उन लोगों के प्रति निष्पक्ष रहेंगे जिन्होंने नेक कार्य किए हैं। इस समय ये परिवार के स्वामी ने कहा, और सभी को बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि वांग परिवार का भी गुप्त उद्देश्य है। तू तियांग कियोंग ने बेहिचक कहा, वे यिन यांग लाइफ एंड डेथ डायग्राम के लिए भी आए थे। यिन यांग लाइफ एंड डेथ डायग्राम की तुलना में वांग परिवार के इंजीनियर्स की मौत कुछ भी नहीं है। सभी ने सिर हिलाया। वे यह भी अच्छी तरह जानते थे कि वांग परिवार और अन्य ताकतों के गुप्त उद्देश्य थे। वे यहाँ केवल जीवन और मृत्यु के यिन यांग आरेख के लिए थे। जहां तक और अन्य चीजों की बात है, तो यह केवल एक मजाक था। मुझे लगता है कि हमें ये जिवेन को यिन यांग जीवन और मृत्यु आरेख सौंप देना चाहिए। केवल इसे हमें सौंप कर ही हम वास्तव में समस्या से बच सकते हैं। ये कियान ने फिर कहा, नहीं, मुझे नहीं लगता कि यह उचित है। हर कोई ये परिवार के नियमों को जानता है। किसके पास रहस्य नहीं है? किसके पास आकस्मिक मुठभेड़ नहीं है? अगर हम उन्हें इस तरह सौंपते हैं तो हर कोई चिंतित होगा। यह दीर्घकालिक रणनीति के अनुरूप नहीं है। जैसे ही ये कियान ने अपना मुंह खोला, ये जेंटियन ने तुरंत पलटवार किया, जिससे ये कियान गुस्से में ये जेंटियन को घूरने लगा। हालांकि ये जेंटियन ने बिल्कुल परवाह नहीं की। इसके अलावा ये जिवेन केवल इतने कम समय के लिए खेती कर रहा है, फिर भी उसके पास पहले से ही इस तरह की खेती और कौशल है। यदि आप ऐसे व्यक्ति को यिन यांग जीवन और मृत्यु आरेख सौंपने के लिए कहते हैं, तो क्या वह उसे हमारे ये परिवार से बाहर नहीं कर देगा? क्या आपको लगता है कि यह उचित है? मुझे लगता है कि तुम बूढ़े हो गए हो। उद्धरण चिन्ह। सभी ने एक के बाद एक सिर हिलाया। वे ऐसी प्रतिभा को संजोने का इंतजार नहीं कर सकते थे।
वे यिक्शिवन को उनके ये परिवार से कैसे निकाल सकते हैं? यह बिल्कुल अतार्किक था और बिल्कुल भी सामंजस्यपूर्ण नहीं था। किसके पास रहस्य नहीं था? किसका संयोगवश सामना नहीं हुआ? यहाँ तक उनके जीवन काल में भी कई रहस्य और आकस्मिक मुलाकातें हुईं। यदि पूर्वजों ने जोर देकर कहा कि वे यिन यांग जीवन और मृत्यु आरेख सौंपते हैं, तो शायद वे पहले ही ये परिवार के खिलाफ विद्रोह कर चुके होते। यह साबित करता है कि वह केवल एक देशद्रोही है। हमें ऐसे व्यक्ति से जल्द छुटकारा पाना चाहिए। ये कियान ने अचानक भयावह तरीके से कहा। मुझे लगता है कि आप सही और गलत में अंतर नहीं कर सकते। ये ज़ेंटियन अचानक उग्र हो गए और आलोचना करने के लिए अपना मुंह खोल दिया। क्या आपको लगता है कि मैं नहीं जानता कि आप क्या सोच रहे हैं? आप अभी भी अपने उस बेकार बेटे के बारे में सोच रहे हैं। मैं आपको बता दूं, भले ही आपका निकम्मा बेटा न मरे, फिर भी मैं उसे पकड़ लूंगा। न केवल वह अपने साथी शिष्यों से प्रेम नहीं करता, बल्कि वह कई बार कपटपूर्ण साधनों का सहारा भी लेता है। हमारा ये परिवार ऐसे व्यक्ति को स्वीकार नहीं कर सकता। उद्धरण चिन्ह। आप। ये कियान गूंगा और अवाक था। वह अपने बेटे के चरित्र को लेकर बहुत स्पष्ट थे। इस तरह का मामला जांच के सामने खड़ा नहीं हो सकता था। अगर वास्तव में इस मामले का पता चल जाता तो ये जिंग की तो बात ही छोड़ दें, यहाँ तक उसके पिता को भी फंसा दिया जाएगा। और ऐसा ही हुआ कि ये ज़ेंटियन कानून प्रवर्तन हॉल के प्रभारी थे। ये परिवार की 2 प्रमुख खुफिया एजेंसियों में से एक थी। यदि वे वास्तव में जांच करना चाहते हैं तो ये जिंग निश्चित रूप से इसका विरोध नहीं करेगी। मेरा मतलब बहुत सरल है। ये ज़िवेन ने ये परिवार के लिए एक महान योगदान दिया है। उन्हें पुरस्कृत किया जाना चाहिए और उन्हें दोष नहीं देना चाहिए। इस बारे में बात न करें कि यह मामला सही है या गलत। एक कहावत है कि विजेता को दोष देने की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है कि सभी को इस बारे में बहुत स्पष्ट होना चाहिए। ये ज़ेंटियन ने 2 टूक कहा। ये न्यांग जीवन और मृत्यु आरेख के मामले में ये ज़िवेन ने केवल नक्शे के टुकड़ों में से एक प्राप्त किया। क्या कोई दूसरा नहीं है? यदि वे वास्तव में इसे चाहते हैं तो जाकर इसे ले लें। यदि उनके पास क्षमता है तो जाओ और रसातल शैतान भगवान के साथ परेशानी का पता लगाएं। ऐसा मत सोचो कि हमारा ये परिवार एक नर्म खुरमा है जिसे वसीयत में धमकाया जा सकता है। ये ज़ेंटियन के शब्द ये परिवार के कई लोगों के साथ गूंजते रहे। हाँ, उनका ये परिवार पहले ही इस हद तक गिर चुका था। यहाँ तक उनके ये परिवार के बच्चे भी उनमें से एक की रक्षा नहीं कर सके। यदि वास्तव में ऐसा था तो उनके अस्तित्व की क्या आवश्यकता और प्रयोजन था? लेकिन यह मत भूलो कि अब सभी प्रमुख ताकतें हम पर दबाव बनाने के लिए आगे आ गई हैं। हमारी तरफ से दबाव भी बहुत अधिक है। इसके अलावा ये ज़िवेन भी एक संकटमोचक है। उन्हें ये परिवार में वापस आए अभी कुछ ही साल हुए हैं, लेकिन उन्होंने पहले ही इतनी सारी परेशानियां खड़ी कर दी हैं। हर एक पिछले वाले से बड़ा है। हमारे ये परिवार के लिए मुझे लगता है कि ऐसा व्यक्ति एक संकट है और इसे जल्द से जल्द निपटा जाना चाहिए। हर कोई ये ज़ेंटियन से सहमत नहीं था। वास्तव में काफ़ी संख्या में ऐसे लोग थे जो ये ज़ेंटियन से बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। इसके विपरीत उन्होंने महसूस किया कि उनकी टिप्पणी बहुत अतिवादी थी। मुझे लगता है कि यह सिर्फ ईर्ष्या है। जैसा कि कहा जाता है, जो ईर्ष्या नहीं भड़काते वे औसत दर्जे के होते हैं। यह सिर्फ ये ज़िवेन की प्रतिभा को साबित करता है। इस समय ये ज़ेंटियन एक मुर्गी की तरह था जो अपने बच्चों की रक्षा कर रही थी। ये मुख्य बिंदु नहीं है। मुख्य बिंदु ये न्यांग जीवन और मृत्यु आरेख है। ये ज़िवेन ने हमारे ये परिवार से बहुत सारे लाभ प्राप्त किए हैं। इसलिए ये न्यांग जीवन और मृत्यु आरेख सौंपना बहुत अधिक नहीं है। इस समय ये कियान ने जारी रखा। ये कियान, यह किस तरह की बकवास है? आपको हमारे ये परिवार से भी बहुत लाभ मिला है। आप अपने आकस्मिक मुठभेड़ों में योगदान क्यों नहीं देते? ये ज़ेंटियन ने तिरस्कारपूर्वक प्रतिवाद किया और एक व्यंग्य के साथ कहा। ये कियान का रंग अचानक लाल हो गया। हालांकि ऐसा कुछ नहीं था जो वह कर सकता था। किसने अपने बेटे को इतना निराश होने के लिए कहा? ये जिंग की निराशा के कारण ही वह चाहकर भी कुछ नहीं कह सका। बहुत से लोग ये न्यांग जीवन और मृत्यु आरेख पर लार टपका रहे थे। न केवल अन्य ताकतों के उस्ताद, बल्कि ये परिवार के कई लोग भी इस मामले को लेकर रो रहे थे। घटनास्थल पर कई लोग मौजूद थे और ये कियान निश्चित रूप से अकेली नहीं थी। हालांकि वे ये ज़ेंटियन के तियांडू के बारे में बहुत चिंतित थे। हर कोई जानता था कि ये ज़ेंटियन कानून प्रवर्तन हॉल को नियंत्रित करता है। वह निष्पक्ष और अविनाशी थे। अगर वे ये ज़िवेन पर आगे बढ़ना चाहते हैं तो उन्हें निश्चित रूप से ये ज़ेंटियन से गुजरना होगा। नहीं तो और कोई रास्ता नहीं था। हालांकि अधिक लोग ये ज़ेंटियन के बयान से सहमत थे। हालांकि बहुत से लोग जानते थे कि यिन यांग जीवन और मृत्यु आरेख बहुत महत्वपूर्ण था। यह आरेख का केवल एक टुकड़ा था। इसके अलावा यह आरेख का केवल एक टुकड़ा था। इसके अलावा वे उन नियमों को चुनौती देंगे जिन्हें ये परिवार ने यिन यांग जीवन और मृत्यु आरेख के लिए कई वर्षों से स्थापित किया था। यह निश्चित रूप से आतंक और असंतोष का कारण बनेगा। इतने सालों तक प्राचीन बैरेंस महाद्वीप में लंबे समय तक खड़े रहने के लिए ये परिवार किस पर भरोसा करता था?
प्रतिभाशाली स्वामी नहीं, असली बुनियाद व्यवस्था थी। एक आदेश जिसे सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया जा सकता था और समझा जा सकता था, वह सब कुछ का मूल था। इस तरह के आदेश के बिना वे प्रतिभाशाली और उस्तादों की भर्ती कैसे कर सकते थे? यदि यह सिर्फ यिन यांग जीवन और मृत्यु आरेख के लिए होता तो यह इसके लायक नहीं था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह चीज़ कितनी महत्वपूर्ण थी, यह निश्चित रूप से ये परिवार की नींव जितनी महत्वपूर्ण नहीं थी। वास्तव में अगर ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि यिन यांग जीवन और मृत्यु आरेख बहुत महत्वपूर्ण था, तो इस तरह की बात ये परिवार की बैठक में चर्चा के योग्य भी नहीं होती। उन्होंने जीवन और मृत्यु के यिन यांग आरेख को क्यों महत्व दिया, इसका असली कारण यह था कि यह दानव की आदिम आत्मा के समान था। सभी के लिए जीवन और मृत्यु को देखना बहुत कठिन था। हजारों वर्षों तक यह अज्ञात था कि कितने नायक इस अवस्था में अटके हुए थे, लेकिन वे इस अवस्था में वृद्धावस्था में मर गए। यह कहा जा सकता है कि नायक अपने प्रमुख अतीत थे। यदि उनके पास यिन यांग जीवन और मृत्यु आरेख होता तो निस्संदेह यह जीवन और मृत्यु को समझने के लिए बहुत उपयोगी होता। यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला था। हालांकि यह सब के बाद आरेख का एक टुकड़ा था। उसका मूल्य बहुत कम हो गया था। बाहर के लोग बेशर्मी से इसे लूट सकते थे, लेकिन वे नहीं कर सके। आखिरकार ये जिवेन भी ये परिवार के शिष्य थे। यदि यह मामला फैला दिया गया होता तो वे दुनिया का सामना कैसे करते रह सकते थे? इस मामले के बारे में जैसा कि ये ज़ेंटियन ने कहा, हमें केवल इस यिन यांग जीवन और मृत्यु आरेख के लिए ये परिवार की नींव को चुनौती देने की आवश्यकता नहीं है। यह बिल्कुल अस्वीकार्य है। ये परिवार के कुलपति ये तियानकियोन ने कहा। ये परिवार के पितामह के रूप में वह इस तरह की बात को सबसे अधिक स्वीकार नहीं कर सकते थे। ये परिवार की नींव को नष्ट करना उनका बहुत बड़ा दुश्मन था। यहाँ तक कुलपति भी पहले ही ऐसा कह चुके थे। भीड़ के बीच हालांकि अभी भी कुछ लोग थे जो काफी असंतुष्ट थे, फिर भी वे कुछ नहीं कर सकते थे। ये तियानकियोन के शब्द इस मामले को निपटाने के समान थे। वे पितृसत्ता के अधिकार को चुनौती नहीं दे सकते थे क्योंकि कुलपति ये परिवार के अधिकार का प्रतिनिधित्व करते थे। कुलपिता को चुनौती देना ये परिवार को चुनौती देने के बराबर था। वे ये परिवार का भी हिस्सा थे और एक उच्च पद और शक्ति का भी हिस्सा थे। केवल ये कियान अभी भी बहुत अनिच्छुक थी। उन्होंने कहा, फिर अन्य बलों के प्रतिनिधियों के बारे में क्या? हम उन्हें अनदेखा नहीं कर सकते। हाँ, यह भी एक समस्या है। ये ज़ेंटियन, क्या पूर्वी सागर क्षेत्र अब दक्षिणी सागर क्षेत्र के साथ युद्ध में नहीं है? क्या आपको उम्मीद है कि हम उनकी सहायता के लिए विशेषज्ञों को भेज सकते हैं? चूंकि ये जिवेन वांग जैन्यू को मारने में सक्षम थी, इसका अर्थ है कि उसके पास निश्चित रूप से पहले से ही स्वर्ग क्षेत्र की युद्ध क्षमता है, तो चलो उसे भेजते हैं। उसकी ताकत के साथ पूर्वी सागर क्षेत्र के बारे में कहने के लिए निश्चित रूप से कुछ भी नहीं है। इस तरह हम ये जिवेन को बेहतर बना सकते हैं और साथ ही हम उसे लाइमलाइट से दूर रख सकते हैं। इसके बारे में क्या ख्याल है? उद्धरण चिन्ह कबीले मास्टर विचारशील है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, ये ज़ेंटियन ने मुस्कराते हुए कहा। अब जब चीजें इस पर आ गई थीं, तो यह व्यवस्था निस्संदेह सबसे अच्छी थी। इस तरह के आंतरिक और बाहरी दबाव के तहत यह काफी अच्छा था कि उन्हें नुकसान नहीं उठाना पड़ा। भले ही इन चीजों को मूल रूप से येकशिवेन द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिए था, लेकिन इस संयोजन में ऐसा था। कुछ भी नहीं लिया गया। यही एक चीज थी जो वो येकशिवेन के लिए कर सकता था। हालांकि उसे अंततः अंतहीन समुद्री क्षेत्र में लड़ने के लिए भेजा जाएगा, लेकिन कबीले के भगवान ने उसके बारे में पहले ही सोच लिया था और उसके लिए कवर करने की पूरी कोशिश की। इसलिए वह स्वाभाविक रूप से इतना कृतघ्न नहीं हो सकता था। इसके अलावा हजारों किताबें पढ़ना हजारों मील की यात्रा करने जितना अच्छा नहीं था। अधिक अनुभव के साथ वह स्वाभाविक रूप से सुधार करने में सक्षम होगा। विंड किंग स्टार की इस यात्रा की तरह वह एक झटके में आधे कदम वाले आकाशीय दायरे के शुरुआती चरण में पहुंच गया। यह लोगों को हैरान करने के लिए काफी था। यह देखकर कि कुलपति ने मामले को वैसे ही सुलझा लिया था, ये कियान ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए। हालांकि ऐसा कुछ नहीं था जो वह कर सकता था। ये परिवार में पितृसत्ता का अधिकार सर्वोच्च था और किसी को भी सीमा पार करने की अनुमति नहीं थी। हालांकि उसने अचानक सोचा कि अगर येकशिवेन लड़ने के लिए अंतहीन समुद्र में जाना चाहते हैं तो उनके पास एक मौका होगा। यह सोचकर उसकी आंखों में एक भयंकर रूप कौंध गया। मैं आपको थोड़ी देर के लिए गर्व करने दूंगा। और यह गुप्त बैठक, जिसके बारे में कोई नहीं जानता था, आखिरकार बिना किसी को पता चले समाप्त हो गई। ये जिवेन के नश्वर गुप्त दायरे में लौटने के कुछ ही समय बाद ये ज़ेंटियन व्यक्तिगत रूप से दरवाजे पर आए। नमस्कार मास्टर। ये जिवेन ने देखा कि ये ज़ेंटियन वास्तव में व्यक्तिगत रूप से आया था और जल्दी से कहा। यहाँ तक पिछले कुछ वर्षों में ये ज़ेंटियन के पास व्यक्तिगत रूप से आने के बहुत अधिक अवसर नहीं थे, क्योंकि आखिरकार वह कानून प्रवर्तन हॉल के हॉल मास्टर थे और वे व्यस्त थे। हालांकि वे ये जिवेन के गुरु थे, अधिकांश साधना एल्डये द्वारा निर्देशित थी। इतना विनम्र होने की आवश्यकता नहीं है। मैंने सुना है कि आप पहले गंभीर रूप से घायल हो गए थे।
क्या तुम्हारा शरीर अब बेहतर है? ये जेंटियन ने चिंता से पूछा। यह ठीक है, और मैं लगभग ठीक हो गया हूँ, ये जिवेन ने जल्दी से कहा। दूसरी तरफ एल्ड ये चिढ़ने से नहीं रोक सका। हॉल मास्टर, आप निश्चिंत हो सकते हैं कि इस बच्चे की अपनी उपचार तकनीक है। जब तक वह मौके पर नहीं मरता, वह जल्द ही ठीक हो जाएगा। फिर मुझे राहत मिली है। यह सिर्फ इतना है कि तुम। ये जेंटियन ने भी येजिवेन के शरीर पर बारी बारी से जीवन की शक्ति और मृत्यु की शक्ति को देखा। उसने तुरंत अपनी जादुई आंखें खोली और देखा कि येजिवेन के शरीर के अंदर का नक्शा लगातार उसके शरीर को चीर रहा था और ठीक होने की प्रक्रिया में था। जो नहीं जानते वे सोच सकते हैं कि आपने इसका फायदा उठाया है। अब ऐसा लगता है कि इस यिन यांग जीवन और मृत्यु आरेख के कारण आपको बहुत नुकसान हुआ है। ये जेंटियन ने सिर हिलाकर कहा। गुरु की अंतर्दृष्टि एक मशाल की तरह है। वास्तव में यह जीवन और मृत्यु के यिन यांग आरेख का केवल एक टुकड़ा है, इसलिए जीवन और मृत्यु की यिन और यांग बल बिल्कुल भी संतुलित नहीं है। अभी मैं एक दर्दनाक प्रक्रिया में हूँ। अगर यह जारी रहा तो मेरा शरीर इसे सहन नहीं कर पाएगा और मौके पर ही गिर जाएगा। ये जिवेन ने कहा। यह निश्चित रूप से डराने वाला नहीं था, क्योंकि मृत्यु की शक्ति लगातार उसकी जीवन क्षमता का उपभोग कर रही थी और जीवन की शक्ति उसकी जीवन क्षमता को ठीक होने के लिए प्रेरित कर रही थी। यह प्रक्रिया वास्तव में फीनिक्स पुनर्जनन तकनीक की निरंतर चिकित्सा की प्रक्रिया के समान थी, लेकिन खपत की गति बहुत तेज थी। हर दूसरे दिन उसकी जीवन शक्ति का एक बड़ा हिस्सा समाप्त हो जाता था। यदि ऐसा ही चलता रहा तो प्राण शक्ति के क्षीण होने के कारण उसे वृद्धावस्था में मरते देर न लगेगी। यह एक समस्या है। मैं देख सकता हूं कि अब आप यिन यांग जीवन और मृत्यु आरेख को जबरन दबा रहे हैं, लेकिन यह दीर्घकालिक समाधान नहीं है। आपको इसे पूरी तरह से सील करने का तरीका खोजना होगा। ये जेंटियन ने कहा। एक पल के लिए प्रतीक्षा करें, मैं बड़े पूर्वज को यिन यांग जीवन और मृत्यु आरेख को सीधे सील करने के लिए कहूंगा, ताकि यह अब आपकी साधना को प्रभावित न करे। आपका मतलब सील शब्द से है? इस समय एल्ड ये ने कहा, हमारे ये परिवार ने प्राचीन शक्तियों द्वारा संघनित कुछ प्राचीन पात्रों को भी एकत्र किया है। हालांकि यह केवल एक छद्म दाव चरित्र है, इसकी शक्ति खराब नहीं है। यदि हम वास्तव में आपके लिए सील शब्द की मांग कर सकते हैं, तो यह पूरे यिन यांग जीवन और मृत्यु आरेख को सील करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है, लेकिन यदि यह केवल यिन यांग जीवन और मृत्यु आरेख का अवशेष है, तो यह इससे कहीं अधिक है पर्याप्त। तू जीवेन अचानक समझ गई, क्योंकि उसके शरीर में दो प्राचीन पात्र थे। हालांकि वे छद्म दाव पात्र थे, लेकिन उनकी शक्ति खराब नहीं थी। उनमें मार्शल आर्ट के कई सिद्धांत भी शामिल थे और वह उन्हें समझना जारी रख सकता था। सील शब्द लड़ाई शब्द के समान होना चाहिए। यह सिर्फ इतना था कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये परिवार के इतने प्राचीन पात्र भी होंगे। वास्तव में उनकी पृष्ठभूमि साधारण नहीं थी। हाँ, यह वह शब्द है, सील। ये जेंटियन ने कहा। इस यिन यांग जीवन और मृत्यु आरेख का मूल छोटा नहीं है, इसलिए साधारण मुहरें बस बेकार हैं। वे जीवन और मृत्यु की शक्ति के वैकल्पिक शरण का विरोध नहीं कर सकते, भले ही वह शब्द सील ही क्यों न हो। मुझे पूरा विश्वास नहीं है कि इसका कोई प्रभाव होगा और इसे कायम रखा जा सकता है। आखिरकार यह वास्तविक दाव चरित्र नहीं है। यदि यह एक वास्तविक दाव चरित्र है, तो इसे एक दैवीय उपकरण द्वारा भी दबाया जा सकता है। हालांकि एक वास्तविक दाव चरित्र, भले ही वह केवल एक शब्द ही क्यों न हो, एक ईश्वरीय उपकरण से अधिक कीमती एक अस्तित्व है। वर्तमान स्थिति में हम इसे केवल तब तक दबा सकते हैं जब तक हम कर सकते हैं। तो जेंटियन ने जारी रखा, यह आपके लिए एक बुरी बात नहीं हो सकती है। आप इस यिन यांग जीवन और मृत्यु आरेख में अभी यिन यांग जीवन और मृत्यु शक्ति को महसूस करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, लेकिन जब आप वास्तव में जीवन और मृत्यु के महत्वपूर्ण बिंदु पर खड़े होंगे, तो आप समझ जाएंगे कि इतने सारे लोग इसके लिए प्रतिस्पर्धा क्यों करना चाहते हैं। यिन यांग जीवन और मृत्यु आरेख इसकी भयानक शक्ति का उल्लेख नहीं करना, बस यह तथ्य कि यह जीवन और मृत्यु को समझ सकता है, अनगिनत लोगों को पागल बनाने के लिए पर्याप्त है। मास्टर, मुझे डर है कि यह मामला आपके लिए भी कठिन बना रहा है, ये जिवेन ने कुछ कड़वी मुस्कान के साथ कहा। इसमें मुश्किल होने की क्या बात है, तुम इसी लायक हो। ये लोग वास्तव में आपको इससे वंचित करना चाहते हैं। उन्हें मुझसे पूछना होगा कि मैं सहमत हूं या नहीं। जो वास्तव में कठिन है वह मैं नहीं हूं। मुझे केवल सख्त होने की परवाह है। सब कहते हैं कि मैं शौचालय के गड्ढे का पत्थर हूं, बदबूदार और कठोर। मुझे उन चीजों पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है जो आपके लिए कठिन है। जो वास्तव में कठिन है वह परिवार का मुखिया है, ये जेंटियन ने कहा। वे दबाव और क्या नहीं सभी परिवार के मुखिया द्वारा झेले जा रहे हैं। परिवार का फैसला भी हो चुका है। यह तुम्हारा श्रेय है और यह तुम्हारे बिना नहीं होगा। बाहर के लोगों के लिए हमारे ये परिवार को धमकी देना असंभव है। हालांकि परिवार के मुखिया पर दबाव कम करने के लिए आपके लिए बेहतर है कि आप बाहर जाकर लेट जाएं। जब तक वे आपको नहीं ढूंढ पाते तब तक उनके लिए परेशानी खड़ी करना असंभव है, ये जेंटियन ने कहा। ये जिवेन ने एक पल के लिए सोचा और तुरंत सहमति में सिर हिलाया।
उसके लिए कृतज्ञ महसूस करना पहले से ही बहुत मुश्किल था कि ये परिवार उसके लिए ऐसा कर सकता है। आखिरकार इस समय यह केवल वांग परिवार ही नहीं था जो आक्रामक रूप से आया था। कई बड़ी और छोटी ताकतें भी थीं। ये लोग व्यवस्थित तरीके से बोलते थे, तुम्हारे कारण उनके शिष्य को शैतान ने मार डाला, क्या आपको जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए? तू जिवेन ने हमेशा इस तरह के तर्क की खिल्ली उड़ाई थी। वह नहीं था जिसने शिष्य को मारा था। यदि उनके पास क्षमता होती तो वे रसातल शैतान भगवान की तलाश कर सकते थे। उनसे इस मामले की जिम्मेदारी लेना असंभव था। परिवार के लिए इतनी दूर जाना ही काफ़ी है। लेकिन अब मुझे सोने के लिए कहाँ जाना चाहिए? ये जिवेन ने पूछा। यह इस तरह है, मैंने परिवार के मुखिया के साथ चर्चा की है। हम आपको पूर्वी सागर क्षेत्र में जाने और पूर्वी सागर क्षेत्र की सहायता के लिए हमारे ये परिवार का प्रतिनिधित्व करने की योजना बना रहे हैं। ये जेंटियन ने कहा। पूर्वी सागर क्षेत्र की सहायता करें? पूर्वी सागर क्षेत्र में क्या समस्या है? ये जिवेन ने जल्दी से पूछा। ये जिवेन ने पहले ही पता लगा लिया था जब वह अंतहीन समुद्री क्षेत्र में था। 4 बड़े समुद्री क्षेत्रों में से केवल पूर्वी समुद्री क्षेत्र को मानव जाति के विशेषज्ञों द्वारा नियंत्रित किया गया था। अन्य 3 सभी समुद्री दौड़बलों के नियंत्रण में थे। अब पूर्वी सागर क्षेत्र और दक्षिणी सागर क्षेत्र लड़ रहे हैं। ऐसा लगता है कि यह समुद्र के तल पर एक नए खोजे गए स्पिरिट क्रिस्टल वेन से संबंधित है। मुझे डर है कि इसमें दसियों ट्रिलियन स्पिरिट क्रिस्टल हैं, तू जेंटियन ने कहा। हालांकि इसे एक पूर्ण युद्ध के रूप में नहीं माना जा सकता है। वर्तमान परिवेश में एक स्थानीय युद्ध भी पहले से ही सीमा है। दसियों खरबों स्पिरिट क्रिस्टल, ये जीवेन मदद नहीं कर सकता था लेकिन थोड़ा चक्कर महसूस कर रहा था, भले ही वह फिजूल खर्ची करने का आदी था। आखिरकार यह खनिज नस उसके लिए बहुत बड़ी मात्रा में धन लाएगी यदि वह इसे खनन कर सकता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि 2 समुद्री डोमेन के बीच इस तरह का युद्ध छिड़ गया था। यह समुद्री क्षेत्र में बहुत सामान्य है। अंतहीन समुद्री क्षेत्र महाद्वीप की तरह नहीं है। विशेष रूप से पूर्वी सागर क्षेत्र और दक्षिणी सागर क्षेत्र 2 बड़े कुलों से संबंधित हैं। इसलिए संघर्षों के लिए आग लगाना बहुत आसान है। ये जेंटियन ने कहा। वास्तव में पूर्वी सागर क्षेत्र स्वयं मानव जाति की कई ताकतों द्वारा समर्थित है। अन्यथा यह अंतहीन समुद्री क्षेत्र में पैर जमाने में सक्षम नहीं होता। इसके अलावा यह सुपर समुद्री क्षेत्रों में से एक भी बन गया है। ये जिवेन ने सिर हिलाया। इसका अंदाजा उन्हें पहले ही लग गया था। यदि ऐसा नहीं होता तो वास्तव में समुद्री जाति के लिए पूर्वी सागर क्षेत्र के अस्तित्व की अनुमति देने का कोई अर्थ नहीं होता। अब पूर्वी सागर क्षेत्र मानव जाति के सभी पक्षों से मदद मांग रहा है। उन्हें उम्मीद है कि हम कुछ विशेषज्ञों को मदद के लिए भेज सकते हैं। मानव जाति की सभी प्रमुख शक्तियां लोगों को वहां भेजेगी। हमारा ये परिवार कोई अपवाद नहीं है। आपकी वर्तमान ताकत के साथ मुझे डर है कि आप स्वर्ग क्षेत्र के पहले स्तर के बराबर हैं। भले ही आप कोई बड़ा योगदान न दें, लेकिन कम से कम आप अपनी सुरक्षा तो कर पाएंगे। यह पर्याप्त है। यह आपको नीचा दिखाने के लिए है। 1.5 साल बाद, जब सुर्खियों का यह दौर बीत चुका है, तो आप वापस आ सकते हैं। ये जेंटियन ने कहा। ये शिवेन अचानक समझ गई। तो यह इस प्रकार था। हालांकि उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि ये जेंटियन ने हर चीज पर अच्छी तरह से विचार किया था। मूल रूप से उसने उसके लिए सभी पहलुओं पर विचार किया था। जून की बात यहां तक आ पहुंची थी, उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। मैं मास्टर के फैसले को सुनूंगा, ये जिवेन ने मुस्कुराहट के साथ कहा। बस पता नहीं हम कब चलेंगे। इसमें कुछ और महीने लगेंगे। यह मामला अत्यावश्यक नहीं है। मुझे नहीं पता कि 2 बड़े समुद्री क्षेत्रों के बीच युद्ध कब तक चलेगा। सेट करने के लिए जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे लिए आपके लिए सील शब्द प्राप्त करने और आपके यिन यांग जीवन और मृत्यु आरेख को सील करने की प्रतीक्षा करें। ये जेंटियन ने ये जिवेन को देखा और कहा। ये जिवेन के लिए यिन यांग जीवन और मृत्यु आरेख का अस्तित्व एक टाइम बम की तरह था। वह नहीं जानता था कि यह कब फट जाएगा। भविष्य में लाभ हो सकता है, लेकिन यह थोड़े समय में नहीं देखा जा सकता है। इन प्राचीन चरित्रों में से प्रत्येक को मार्शल आर्ट के अनुभव और एक शक्तिशाली व्यक्ति की समझ के जीवनकाल से संघनित किया गया था। उनमें बड़ी शक्ति थी। हालांकि उन्हें छद्म दाव पात्र कहा जाता था। वास्तव में कितने लोगों ने वास्तव में वास्तविक दाव चरित्रों को देखा था? वे ऐसे पात्र थे जो अत्यधिक परिस्थितियों में ही दुनिया द्वारा स्वचालित रूप से निर्मित किए जा सकते थे। अधिकांश लोगों के लिए ये वास्तविक दाव पात्र थे। यहाँ तक ये क्लैन जैसे महाकाय व्यक्ति के लिए भी। ये क्लान में बहुत सारे दाव कैरेक्टर सील नहीं होंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो ये क्योंग और टेंगटोंगटियन ने फाइट किरदार के लिए जान तक नहीं लड़ी होती। अंत में बाहर आने से पहले वे तब तक लड़ते रहे जब तक कि खजाना बंद होने वाला नहीं था। अगर वे सावधान नहीं होते तो वे हमेशा के लिए वहीं बंद हो सकते थे। ये कबीले के संग्रह में एक सील चरित्र था। मुहरों के संदर्भ में इस मुहर चरित्र से अधिक शक्तिशाली कुछ भी नहीं था।
हालांकि ये जिवेन आमतौर पर राक्षसों के बीज और यिन यांग जीवन और मृत्यु आरेख को दबाने के लिए मार्शल चरित्र और लड़ाई चरित्र का इस्तेमाल करते थे, लेकिन प्रभाव बहुत आदर्श नहीं था। यह कहा जा सकता है कि यह आधे परिणाम के लिए दुगना प्रयास था। ये जेंटियन को ये जिवेन से इस सील चरित्र को प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयास और बहुत अधिक कीमत चुकानी पड़ी। तो ये जिवेन अपने दिल में बहुत आभारी थी। हालांकि ये जेंटियन शायद ही कभी अपने अभ्यास का मार्गदर्शन करने के लिए आया था, लेकिन वह हमेशा ये शिवेन से पूछ सकता था कि क्या कोई समस्या है। इसके अलावा ये जेंटियन ने सभी पहलुओं में ये जिवेन की अच्छी देखभाल की। पूर्वी सागर क्षेत्र के लिए रवाना होने में अभी कुछ महीने बाकी थे। ये कुछ महीने निश्चित रूप से ऐसा समय नहीं था जिसे वह बर्बाद कर सके। उसे अभी भी पूर्वी सागर क्षेत्र और दक्षिणी सागर क्षेत्र के बीच युद्ध के बारे में जानकारी एकत्र करने की आवश्यकता थी। जैसा कि कहा जाता है, अपने आप को जानो और अपने शत्रु को जानो और तुम हर युद्ध में विजयी बनोगे। यदि वह बिना कुछ जाने युद्ध में सिर के बल कूद पड़े और इसके अलावा यह दो बड़े समुद्री क्षेत्रों के बीच एक संघर्ष होगा, तो यह उसके लिए मृत्यु को प्रणाम करने के समान होगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, ये जिवेन ने अधिक से अधिक जानकारी एकत्र की। वह कानून प्रवर्तन हॉल मास्टर के शिष्य थे। दूसरे शब्दों में, वह कानून प्रवर्तन हॉल के यंग हॉल मास्टर थे। कानून प्रवर्तन हॉल के बारे में कुछ जानकारी हासिल करना उनके लिए कोई समस्या नहीं थी। इसके अलावा यह इस बार उनकी पूर्वी सागर क्षेत्र की यात्रा से संबंधित था। तो जेंटियन ने भी उसके लिए एक कमरा किराए पर लिया। उसके पक्ष में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र की जाने लगी, जिससे ये शिवेन को अपने विचारों को सुझाने का मौका मिला। हालांकि इस बार के संघर्ष को पूर्वी सागर क्षेत्र और दक्षिणी सागर क्षेत्र के बीच संघर्ष कहा गया था, वास्तव में यह कहा जाना चाहिए कि यह दो महान समुद्री क्षेत्रों की तीन सेनाओं के बीच का संघर्ष था। यह खदान, जो दसियों खरबों स्पिरिट क्रिस्टल के लायक थी, तीन प्रमुख ताकतों अर्थात सी रेस के कोल्ड वेल कबीले, माउंटेन सी पवेलियन और ह्यूमन रेस के हेवनली रेन पैलेस के चौराहे पर खोजी गई थी। पूर्वी सागर क्षेत्र और दक्षिणी सागर क्षेत्र के भीतर इन तीन महान गुटों को शक्तिशाली गुट माना जा सकता है। वे उन स्तंभों में से एक थे जिनसे दो बड़े समुद्री क्षेत्र बने। इस बार का संघर्ष तीनों सेनाओं के बीच की प्रतियोगिता थी। मूल रूप से तीनों बल समान रूप से मेल खाते थे। हालांकि कोल्ड वेल कबीले और माउंटेन सी पवेलियन के हालिया गठबंधन के साथ हेवनली रेन पैलेस पराजित होने लगा। तीनों बल अधिक से अधिक समान रूप से मेल खाते थे। हालांकि अब जबकि कोल्ड वेल कबीला और माउंटेन सी पवेलियन सेना में शामिल हो गए थे, हेवनली रेन पैलेस अब उनके लिए कोई मैच नहीं था। प्राप्त जानकारी के अनुसार फ्रॉस्ट वेल कबीला और माउंटेन सी पवेलियन पहले स्वर्गीय रेन पैलेस को बाहर निकालने के लिए हाथ मिलाने का इरादा रखते थे और फिर अंत में विजेता और हारने वाले का फैसला करते थे। वे स्पिरिट क्रिस्टल को आपस में बांटने के लिए हाथ भी मिला सकते हैं, यह देखने के लिए कि स्पिरिट क्रिस्टल माइन को कौन जब्त कर पाएगा, जिसकी कीमत अरबों स्पिरिट क्रिस्टल थी। आखिरकार वे दोनों सी रेस से थे। वे मानव जाति की तुलना में स्वर्गीय रेन पैलेस के अधिक निकट थे। ऐसी स्थिति में हेवनली रेन पैलेस के पास पूर्वी सागर क्षेत्र से मदद मांगने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। पूर्वी सागर क्षेत्र में अन्य बलों के हस्तक्षेप के साथ दक्षिणी सागर क्षेत्र की समुद्री दौड़ इस दृश्य को देखकर शांत नहीं बैठी। वे तुरंत लड़ाई में शामिल हो गए। प्रारंभिक स्थानीय संघर्ष से इसके दो समुद्री क्षेत्रों के बीच पूर्ण पैमाने पर संघर्ष में विकसित होने के संकेत थे। इस समय पूर्वी सागर क्षेत्र केवल मानव जाति की विभिन्न प्रमुख शक्तियों से सहायता मांग सकता था। ऐसी परिस्थितियों में हालांकि मानव जाति की प्रमुख ताकतें पूरी तरह से हस्तक्षेप नहीं कर सकती थीं, आखिरकार दसियों खरबों स्पिरिट क्रिस्टल के लिए सी रेस के साथ एक पूर्ण पैमाने पर युद्ध केवल एक कल्पना थी। वे बस खड़े होकर देख नहीं सकते थे। इसलिए प्रत्येक बल कुछ विशेषज्ञों को समर्थन के लिए भेज सकता है। इन लोगों को कम नहीं आंका जाना चाहिए। मानव जाति में इतनी सारी ताकतें थीं। यदि प्रत्येक बल कुछ विशेषज्ञों को भेजता है तो यह विशेषज्ञों का एक विशाल समूह होगा। इसके अलावा वे सभी उत्कृष्ट और कुलीन थे। युद्ध के मैदान में इन लोगों की उपस्थिति निस्संदेह लड़ाई की स्थिति को बदल सकती है। ये जेंटियन ने ये जिवेन को पूर्वी सागर क्षेत्र में जाने के लिए क्यों कहा, इसका कारण न केवल आराम करना था बल्कि उसे प्रशिक्षित करना भी था। जैसे जैसे ये जिवेन ने जानकारी जुटाई, समय दिन ब दिन बीतता गया। एक और महीना बीत चुका था और ये जेंटियन एक बार फिर नंबर 1 गुप्त क्षेत्र में आ गया। मुहर मिल गई। इस समय व्याख्यान दे रहे एल्डये ने अचानक अपनी आंखें खोली और आकाश से कहा, मैं वास्तव में तुमसे कुछ नहीं छुपा सकता। ये जेंटियन की हार्दिक हंसी आसमान से आई। जेंटियन की आकृति जल्दी ही आकाश में दिखाई दी। इस समय ये जिवेन का पूरा शरीर 8 खजाने स्वर्ग और पृथ्वी कड़ाही में भिगोया गया था, औषधीय जड़ी बूटियों के उबलने को सहन कर रहा था। 1 महीने की इस छोटी सी अवधि में उनकी जीवटता का काफी हिस्सा खप चुका था। हालांकि यह सतह पर नहीं देखा जा सकता था, फिर भी कोई व्यक्ति तब तक अपनी जीवन शक्ति के कमजोर होने को महसूस कर सकता था जब तक कि वे इसे ध्यान से महसूस करते।
भले ही उसने अपने जीवन को बहाल करने के लिए उन औषधीय जड़ी बूटियों को निगल लिया हो, लेकिन यह उसके शरीर में मृत्यु की शक्ति और जीवन की शक्ति के कारण होने वाले नुकसान की भरपाई नहीं कर सका। यह देखा जा सकता है कि यह यिन यांग जीवन और मृत्यु आरेख कितना भयानक था। यदि ये ज़ेंटियन ने यह नहीं कहा होता कि वह उसके लिए मोहर प्राप्त कर लेता, तो शायद उसने इस यिन यांग जीवन और मृत्यु आरेख को बाहर निकालने की पूरी कोशिश की होती। ये ज़िवेन बस उठने ही वाला था, लेकिन उसे ये ज़ेंटियन ने रोक दिया, जिसने कहा, हिलो मत, बस अंदर रहो। मैंने पहले ही तुम्हारे लिए सील शब्द मांगा है, लेकिन यह केवल उसे सील कर सकता है, अस्थायी रूप से। यह वास्तविक समाधान नहीं है। ये ज़ेंटियन ने गरिमापूर्ण नज़र से कहा, सबसे अच्छा तरीका है कि यिन यांग जीवन और मृत्यु आरेख के दूसरे आधे हिस्से को रसातल शैतान भगवान के हाथों से छीन लिया जाए। उस स्थिति में पूरे यिन यांग जीवन और मृत्यु आरेख के साथ आपके पास जीवन और मृत्यु को पार करने और अमरता के मार्ग में प्रवेश करने का अवसर भी होगा। दूसरा तरीका है जीवन और मृत्यु की शक्ति को यथाशीघ्र समझ लेना और परस्पर संयम की अवस्था में पहुंच जाना। इस मामले में आप अपने शरीर में मृत्यु की शक्ति को बाहर निकालने और जीवन की शक्ति के साथ संतुलन हासिल करने में सक्षम होंगे। इस मामले में न केवल आपकी साधना में भारी सुधार होगा, बल्कि आप शत्रु को वश में करने के लिए जीवन और मृत्यु की शक्ति का उपयोग करने में भी सक्षम होंगे। आपके लिए यह निस्संदेह दुश्मन को वश में करने का एक और तुरुप का इक्का है। ये शिवेन ने सुना और फूट फूट कर मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। ये दोनों उपाय प्रभावी प्रतीत होते थे, लेकिन वास्तव में वे सिर्फ एक दर्पण में फूल और पानी में चंद्रमा थे। द एबिस डेविल लॉर्ड समाज का अस्तित्व था। उसने जो स्थिति प्राप्त की थी, उसके अनुसार वह कम से कम ये कबीले के कुलपति के स्तर का था। अपनी साधना के साथ वह नहीं जानता था कि उस स्तर तक पहुंचने में उसे कितने साल लगेंगे। इसके अलावा रसातल शैतान भगवान के हाथों से चीज छीनना कुछ ऐसा था जिसके बारे में ये ज़िवेन बिल्कुल नहीं सोच सकती थी, क्योंकि यह मौत को प्रणाम करने से अलग नहीं था और दूसरे का जिक्र करने की जरूरत नहीं थी। जीवन और मृत्यु की शक्ति को समझने के सबसे कठिन मार्गों में से एक कहा जा सकता है। जीवन और मृत्यु महान मार्ग के शाश्वत विषय थे और समय और स्थान के रूप में अस्तित्व में थे। यदि इसे समझना इतना आसान होता, तो डेविल लॉर्ड अनगिनत वर्षों तक इसे समझने में असमर्थ नहीं होता और अपनी आत्मा के अंतिम अंश को विनाश से बचाने के लिए केवल यिन यांग जीवन और मृत्यु आरेख पर भरोसा कर सकता था। क्या वह व्यक्ति जो उस स्तर तक साधना कर सकता है मूर्ख हो सकता है? स्वाभाविक रूप से नहीं। इसके विपरीत, एक व्यक्ति जिसने महान भाग्य और महान ज्ञान अर्जित किया था, वह अभी भी धुएं के गुबार में नष्ट हो जाएगा, चाहे वह आज कहीं भी हो। इन दोनों में से कोई भी रास्ता उसके लिए संभव नहीं था, या यह कहा जा सकता है कि कम समय में इसे हासिल करने का कोई तरीका नहीं था। तो ज़ेंटियन ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और सीधे अपना बड़ा हाथ फैलाया। एक सील अक्षर तुरंत आकाश में प्रकट हुआ। अचानक ये शिवेन ने केवल महसूस किया कि पूरी दुनिया को हल्के से सील कर दिया गया था। उसने लगभग महसूस किया कि उसके शरीर में अनगिनत ताकतें कमजोर रूप से दबी हुई थीं और यहाँ तक उसकी दिव्यता भी कोई अपवाद नहीं थी। लगभग एक पल में उसके शरीर में दिव्यता ने लगभग स्वचालित रूप से प्रतिक्रिया की और विरोध करना चाहता था, लेकिन जल्दी से ये शिवेन द्वारा दबा दिया गया। इसके तुरंत बाद ये ज़ेंटियन ने सीधे सील अक्षर को ये ज़िवेन के शरीर में डाल दिया। ये ज़िवेन ने सीधे धीमी दहाड़ मारी। यह सील चरित्र उसके शरीर में थोड़ा थोड़ा करके एकीकृत हो गया, लगभग जैसे कि यह उसके पूरे शरीर को चीरकर अलग कर देने वाला था और फिर उसमें कुछ भर दिया। यह सील पात्र जैसे ही इसमें प्रवेश किया, ये ज़िवेन के शरीर में सब कुछ दबा हुआ प्रतीत हुआ। दानव बीज, युद्ध चरित्र, लड़ाई चरित्र, मिंगक्सिन, प्राचीन वृक्ष और रहस्यमय स्थान सभी अचानक विद्रोह करने लगे। वे सब ऊपर उठे और अचानक इसने लगभग आकाश को हिला दिया। ये ज़ेंटियन ने ये ज़िवेन को देखा। हालांकि वह ये ज़िवेन के शरीर में स्थिति को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता था, लेकिन वह कमोबेश इसका कुछ हिस्सा देख सकता था। कुछ ऐसा जो मार्शल आर्ट के अनुभव के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है, जो सील चरित्र जैसी शक्तिशाली आकृति से संघनित होता है। यह कोई सामान्य बात नहीं होगी। और ये ज़िवेन के शरीर में उनमें से बहुत सारे थे। ये ज़िवेन के आकस्मिक मुकाबले उसकी कल्पना से कहीं अधिक थे, लेकिन इस समय वह इतनी परवाह नहीं कर सकता था और अपना सारा ध्यान ये शिवेन के शरीर में सील के पात्र को सील करने पर केंद्रित कर रहा था। थोड़ा थोड़ा करके उसने थोड़ा भी आराम करने की हिम्मत नहीं की। यह कोई साधारण बात नहीं थी। अगर जरा सी भी गलती हुई तो एक शिवेन के शरीर में उसी जगह विस्फोट हो सकता है। समय, मिनट और सेकंड बीत गए। एक अज्ञात समय के बाद यह सील चरित्र अंततः ये ज़िवेन के शरीर में पूरी तरह से एकीकृत हो गया था। हालांकि यह केवल प्रारंभिक एकीकरण था, ये ज़िवेन पहले से ही महसूस कर सकती थी कि जीवन और मृत्यु की शक्ति को बहुत दबा दिया गया था। कम से कम यह अब पागलपन से उसके शरीर को फाड़ नहीं रहा था और युद्ध के मैदान के रूप में अपने शरीर का उपयोग कर रहा था, बल्कि इस सील चरित्र के खिलाफ लड़ने के लिए बदल गया। इससे उन्होंने राहत की सांस ली।
हालांकि जिस बात ने उन्हें थोड़ा उदास किया वह यह थी कि इस सील चरित्र ने उनके शरीर में सभी प्रकार की चीजों को बेहोश कर दिया था। चाहे वह ईश्वरीय आत्मा प्राचीन धर्मग्रंथ हो, रहस्यमय स्थान हो, प्रबुद्ध मन प्राचीन वृक्ष हो या अन्य 2 प्राचीन पात्र हो, उन सभी में दमित होने के हल्के संकेत थे। विशेष रूप से 2 प्राचीन पात्र जो मूल रूप से सिर्फ रगड़े गए थे, मुख्य रूप से इसमें मार्शल आर्ट का सार था। इस समय इसने वास्तव में पूरी तरह से दबा दिए जाने के लक्षण दिखाए। ये मूलभूत कारण थे कि येशिवेन सबसे ऊपर क्यों थी। अब वे वास्तव में दबा दिए गए थे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह शायद अपनी ताकत का 10% भी नहीं लगा पाएगा। यह इसके लायक नहीं था। आपने अभी तक इस सील में पूरी तरह से महारत हासिल नहीं की है, इसलिए यह आपकी ताकत को भी दबा सकती है। हालांकि आपके पास अभी भी इस सील को परिष्कृत करने के लिए पर्याप्त समय है। हालांकि आप इस सील को कुछ समय के लिए अपना नहीं बना सकते हैं, फिर भी आपके लिए यह संभव है कि आप इस सील को अपने सामान्य जीवन को प्रभावित किए बिना रखें। ये ज़ेंटियन ने कहा। ये ज़िवेन ने सिर हिलाया। अब यही एक रास्ता था। यह ये न्यांग जीवन और मृत्यु आरेख कमोबेश एक आपदा की तरह था। सील शब्द देने के कुछ देर बाद ये ज़ेंटियन जल्दी से फिर से चला गया। वह कानून प्रवर्तन हॉल के हॉल मास्टर थे। हर दिन उसके पास करने के लिए बहुत कुछ होता था। यहाँ तक अगर वह नंबर 1 गुप्त क्षेत्र में आया तब भी उसे इससे निपटने के लिए समय निकालने की जरूरत थी। और फिर ये ज़िवेन ने अगली बार सील शब्द को लगातार परिष्कृत करने में बिताया। चूंकि इस शब्द को ये ज़िवेन द्वारा लगातार परिष्कृत किया गया था, ये ज़िवेन की ताकत भी धीरे धीरे चरम अवस्था में आ गई थी। ये ज़िवेन के शरीर में ये न्यांग जीवन और मृत्यु आरेख को दबाने वाले इस शब्द सील के साथ ये ज़िवेन अंत में राहत की सांस ले सकती थी। ये ज़िवेन को यह जानकर सुखद आश्चर्य हुआ कि यह सील चरित्र इस शैतान के बीज को दबा भी सकता था। हालांकि यह शैतान के बीज के विकास को नहीं रोक सका, लेकिन यह शैतान के बीज के विकास को एक स्वीकार्य स्तर तक दबा सकता था। येशिवेन के लिए यह निश्चित रूप से एक सुखद आश्चर्य था। इससे येशिवेन के विचार को बल मिला। यदि वह इस शब्द को पूरी तरह से परिष्कृत कर सकता है तो निश्चित रूप से यह उसकी ताकत को अगले स्तर तक पहुंचा सकता है। और कुछ महीने पलक झपकते ही बीत गए। ये ज़िवेन ने लगातार सील शब्द को परिष्कृत किया और एल्ड ये की व्याख्या सुनी। एल्ड ये जैसे समकालीन मार्शल आर्ट मास्टर के लिए ये ज़िवेन के लिए कुछ ही महीनों के स्पष्टीकरण के अकल्पनीय लाभ थे। मार्शल आर्ट के बारे में ये ज़िवेन की समझ एक स्तर तक गहरी हो गई थी। हालांकि इन सुधारों को सतह पर नहीं देखा जा सकता था, लेकिन वे निश्चित रूप से ये ज़िवेन की भविष्य की साधना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। कुछ महीनों के दौरान जब वह आराम कर रहा था, संपूर्ण प्राचीन बैरेंस महाद्वीप शांतिपूर्ण नहीं था। इसके बजाय यह उबलते पानी की तरह था जो उबल रहा था और उबल रहा था। सबसे पहले ये परिवार को धमकाने के लिए प्रमुख ताकतें शामिल हुईं। यद्यपि उनके बहाने उच्च ध्वनि वाले थे, हर कोई अच्छी तरह जानता था कि यह यिन यांग जीवन और मृत्यु आरेख के अस्तित्व के लिए था। उनके आने की भी यही एक वजह थी। हालांकि ये कबीले ने प्रमुख ताकतों के संयुक्त दबाव के सामने कोई समझौता नहीं किया। इसके बजाय वे बहुत ही कठिन तरीके से वापस लड़े। वान कबीले वास्तव में ये कबीले के हाथों मर गया था, तो कोई और बहाना नहीं था। हालांकि अन्य प्रमुख ताकतों के शिष्यों को येशिवेन पर कैसे दोष दिया जा सकता है। रसातल शैतान भगवान द्वारा उनका सिर काट दिया गया था, इसलिए अगर उनके पास क्षमता है तो उन्हें रसातल के शैतान भगवान से बदला लेना चाहिए। ये परिवार और प्रमुख ताकतों के बीच जुबानी जंग कभी खत्म नहीं हुई। हालांकि कोई भी दूसरे पक्ष को समझाने में सक्षम नहीं था। यह मामला वास्तव में बिना किसी नेतृत्व के मामला बन गया था और इसे आगे बढ़ाने का कोई तरीका नहीं था। आखिरकार दोनों पक्षों के लिए यह सबसे अच्छा था जो वे कर सकते थे, क्योंकि कोई भी पीछे नहीं हट सकता था। यह उनकी संबंधित सेना के युवा आकाओं से संबंधित था, इसलिए वे पीछे हटने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। हालांकि इन कुछ लोगों की वजह से युद्ध शुरू करना उनके लिए असंभव था। वे सभी भयानक ताकत वाली अत्याचारी ताकतें थीं। एक बार जब उन्होंने युद्ध शुरू कर दिया तो यह दुनिया के विनाश की ओर ले जाएगा। ऐसा परिणाम उनके लिए बिल्कुल अस्वीकार्य था। ये परिवार के साथ तकरार के अलावा प्रमुख ताकतें दानव कबीले को घेरने और उसका सफाया करने के लिए सेना में शामिल हो गईं। इस बार रसातल दानव भगवान जैसा एक दानव प्रकट हुआ जिसने 4 प्रमुख बलों को पूरी तरह से झकझोर दिया। कई शक्तिशाली वरिष्ठ जो एकांत में थे वे चिंतित हो गए। बड़ी ताकतें सेना में शामिल हो गईं। यहाँ तक अगर प्रत्येक बल केवल कुछ विशेषज्ञों को भेजता है तब भी यह एक बड़ी संख्या होगी। उन्होंने ऐसी दंडात्मक सेना का गठन किया और तारों वाले आकाश की गहराई में अपना रास्ता मार डाला। हालांकि बहुत जल्द उन्हें ऐसी खबर मिली जिसने पुरातनता की प्राचीन भूमि को एक बार फिर झकझोर कर रख दिया। यह अतुलनीय रूप से शक्तिशाली विजय सेना वास्तव में विफल रही थी। इसके अलावा यह कोई सामान्य विफलता नहीं थी, यह करारी हार थी, बेहद करारी हार।
आकाशीय क्षेत्र के नीचे के विशेषज्ञों की संख्या की गणना नहीं की जा सकती थी। केवल आकाशीय क्षेत्र के विशेषज्ञ ही सैकड़ों की संख्या में गिरे थे। यहाँ तक आकाशीय क्षेत्र के शिखर, जो विभिन्न बलों के अत्याचारी व्यक्ति थे, युद्ध में गिर गए थे। जब यह खबर सामने आई तो इसने पुरातनता की प्राचीन भूमि को तुरंत झकझोरकर रख दिया। प्राचीन बेरेंस महाद्वीप में दानव जाति के पास इतनी अत्याचारी शक्ति कब से थी? बहुत से लोग भयभीत थे। दानव जाति को भगाना उनके लिए आसान नहीं था। अब उन्होंने वास्तव में एक बाग का पालन पोषण किया जो आपदा को आमंत्रित करेगा और इतने बड़े पैमाने पर दानव जाति बल का निर्माण करेगा। धीरे धीरे युद्ध की स्थिति धीरे धीरे प्रकट हुई। रसातल दानव भगवान से संबंधित मामला सार्वजनिक आलोचना का लक्ष्य बन गया। यह अफवाह थी कि रसातल के दानव भगवान ने 10 महान हेगमनों के खिलाफ जमकर लड़ाई लड़ी। इसके अलावा उसने बेरहमी से काम लिया, लगातार 3 पीक हेवन टियर विशेषज्ञों को मार डाला, जिससे सीधे तौर पर पूरी सेना ध्वस्त हो गई। यह सेना मूल रूप से विभिन्न कुलों की संयुक्त सेना द्वारा बनाई गई थी। उनमें से प्रत्येक का अपना गुप्त उद्देश्य था। इस समय उनके लिए मौत से लड़ना स्वाभाविक रूप से असंभव था। देखते ही देखते वे परास्त हो गए। उन्हें वापस प्राचीन उजाड़ महाद्वीप के किनारे तक खदेड़ दिया गया। तभी वे फिर से अपने सैनिकों को इकट्ठा करने में कामयाब रहे। हालांकि उन्हें जो नुकसान हुआ वह इतना बड़ा था कि यह इन ताकतों के दिलों को झकझोरने के लिए काफी था। ऐसी स्थिति का सामना करते हुए सभी प्रमुख ताकतें भड़क गईं। इस बात की परवाह किए बिना कि यह मानव कबीला था, दानव कबीला, सॉरेस एलायंस या ओशनिक कबीला, इन 4 प्रमुख ताकतों के सभी महान हेगमन क्रोधित थे। ह्यूमन रॉयल कोर्ट ने यह खबर भी जारी की कि वे रॉयल कोर्ट के पुराने वरिष्ठ अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे गुजर चुके थे। उन्हें निश्चित रूप से रसातल दानव भगवान को मारना चाहिए और उसकी प्रतिष्ठा को नष्ट करना चाहिए। उन्हें दानव कुल की प्रवृत्ति को दबाना होगा। ऐसी स्थिति में जहां पूरी दुनिया दानव कबीले को मारने के लिए चिल्ला रही थी, येज़िवेन की बात को बहुत से लोग चुनिंदा रूप से भूल गए थे। भारी नुकसान झेलने वाली अभियान सेना की तुलना में येज़िवेन का मामला बिल्कुल महत्वहीन था। उसकी बात अब तक किसे याद होगी? दूसरे शब्दों में, रसातल दानव भगवान अचानक संघर्ष के केंद्र में एक आकृति बन गए थे। भयानक रसातल के दानव भगवान की तुलना में येज़िवेन केवल एक महत्वहीन व्यक्ति था। वह एक लहर भी पैदा नहीं कर सका। यहाँ तक कि दक्षिणी सागर क्षेत्र और पूर्वी सागर क्षेत्र के बीच संघर्ष भी एक छोटा मामला बन गया था। पूरी दुनिया की मुख्यधारा दानव वंश को मारने के लिए चिल्ला रही थी। ऐसी परिस्थितियों में येज़िवेन और पूर्वी सागर क्षेत्र की सहायता करने जा रहे ये कबीले के विशेषज्ञ भी एकत्र हुए थे। जब येज़िवेन सभा स्थल पर पहुंचे तो उन्होंने किसी परिचित व्यक्ति को देखने की उम्मीद नहीं की थी। यह व्यक्ति कोई और नहीं ये क्यूओंग था। इस बार ये क्यूओंग ये कबीले का नेता भी था जो हेवनली रेन पैलेस की सहायता करने जा रहा था। इस बार ये क्यूओंग हेवनली रेन पैलेस को ये कबीले की सहायता के प्रभारी भी थे। पूछने के बाद उन्हें पता चला कि इन वर्षों में, जैसा कि 5 हेगमनों द्वारा प्रतिनिधित्व की गई युवा पीढ़ी बड़ी हो गई थी, कई मामले उन्हें कबीले के विशेषज्ञों द्वारा सौंपे गए थे। इस तरह वे न केवल युवा पीढ़ी के विशेषज्ञों को विकसित कर सकते थे, बल्कि साथ ही वे पुरानी पीढ़ी के विशेषज्ञों को अनंत जीवन के ताव को समझने के लिए समय भी दे सकते थे। ऐसा करने में दोनों पक्षों को कोई नुकसान नहीं था। हाँ, आपने इसकी उम्मीद नहीं की थी, क्या आपने? हम वास्तव में अब फिर से मिलते हैं। ये क्यूओंग हंसा। उस समय की तुलना में जब वह खजाने में था, ये क्यूओंग का असर एक पायदान ऊपर था। उसके शरीर में एक हल्का तेज छिपा हुआ था। स्पष्ट रूप से उन्होंने राजकोष में प्राप्त लड़ाई चरित्र को बहुत कुछ समझ लिया था और उनकी खेती में भी बहुत सुधार हुआ था। ये क्यूओंग के मुंह से एक बेहद गर्म मुस्कान निकली। उन्होंने बिल्कुल भी हवा नहीं लगाई। उसने अपनी वर्तमान साधना के कारण येज़िवेन को नीचा नहीं देखा। पिछली बार जब मैंने तुम्हें देखा था तो तुम स्वर्ग क्षेत्र के एक आधे अधूरे विशेषज्ञ के खिलाफ ही लड़ सकते थे। अब मैंने सुना है कि वांग कबीले के वांग जैन्यू भी तुम्हारे हाथों मर गए। ये क्यूओंग ने मुस्कराते हुए कहा। टस्क नायक वास्तव में युवा से आते हैं और प्रत्येक पीढ़ी पिछली पीढ़ी से अधिक मजबूत होती है। ये क्यूओंग के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वांग कबीला हमेशा मेरे ये कबीले के खिलाफ रहा है और यहाँ तक कई बार मेरे ये कबीले को निशाना बनाया है। यहाँ तक रॉयल कोर्ट में भी उन्होंने कई बार मेरे ये कबीले की स्थिति को चुराने की कोशिश की है। उद्धरण चिन्ह। यह बोलते हुए ये क्यूओंग के चेहरे पर थोड़ा गुस्सा झलक रहा था। वांग कबीले और ये कबीले के बीच शिकायतें कई सालों तक चली थीं। विशेष रूप से हाल के वर्षों में वांग कबीले की ताकत में वृद्धि जारी रही। इसके विपरीत ये कबीले को लगातार निशाना बनाया गया था और ये कबीले के सभी लोगों पर वांग कबीले की अच्छी छाप नहीं थी। इस बार तुम लोगों ने उन्हें सबक सिखाया है। हा। ये क्यूओंग ने हंसते हुए कहा। येज़िवेन ने मुस्कराते हुए कहा, यह इसलिए भी है क्योंकि वांग कबीले बहुत दूर चला गया है, अन्यथा उन्होंने ऐसा नहीं किया होता।
मैंने सुना है कि आप भी अंतहीन समुद्र से आए हैं, आपको मेरे मुकाबले अनंत समुद्र के ऊपर के वातावरण से अधिक परिचित होना चाहिए। ये क्यूओंग ने कहा। समय आने पर, अगर कुछ ऐसा है जिस पर मैंने ध्यान से विचार नहीं किया है, तो आपको मुझे तुरंत याद दिलाना चाहिए। ये क्यूओंग ने बहुत गंभीरता से कहा। हालांकि यह केवल 3 ताकतों के बीच एक टकराव था, उनके लिए, अगर वे सावधान नहीं थे, तब भी यह घातक हो सकता था। हाँ, ये क्यूओंग ने फिर अन्य सदस्यों को ये ज़िवेन से मिलवाया। ये ज़िवेन के अलावा, जो आकाशीय क्षेत्र में आधा कदम था, वे सभी दिव्य क्षेत्र के शक्तिशाली स्वामी थे, और वे सभी अपने अपने कुलों के विशेषज्ञ थे। 1 दर्जन से अधिक स्वर्ग क्षेत्र के विशेषज्ञों की एक टीम एक क्षेत्र पर हावी होने और हवा और बादलों को हिला देने के लिए पर्याप्त थी। समूह लंबे समय तक नहीं रहा और तुरंत वहां पहुंचा जहां पूर्वी सागर का हेवनली रेन पैलेस था। पूर्वी सागर क्षेत्र में, हालांकि हेवनली रेन पैलेस सबसे बड़ी ताकत नहीं थी, यह निश्चित रूप से प्रथम श्रेणी की ताकतों में से एक थी। इसे पूर्वी सागर क्षेत्र के शीर्ष 10 में भी स्थान दिया जा सकता है। अन्यथा, ये परिवार जैसा छोटा बल इस स्तर के बल का ध्यान आकर्षित करने में सक्षम नहीं होता। हालांकि फ्रॉस्टवेल कबीले और माउंटेन सी पवेलियन के गठबंधन के खिलाफ भी ऐसी ताकत शक्तिहीन थी। ये परिवार के लोग हड़बड़ी में नहीं आए। चूंकि युद्ध लंबे समय तक चलेगा, इसलिए उन्हें हड़बड़ी करने की कोई जरूरत नहीं थी। लोगों के समूह ने प्राचीन बैरेंस महाद्वीप से तेजी से उड़ान भरी। उनकी आकृतियां समुद्र की सतह पर उड़ गईं, और स्वर्ग के दायरे की शक्तिशाली आभा ने समुद्र में कई क्रूर जानवरों को इतना डरा दिया कि उनके पास आने की हिम्मत नहीं हुई। वे समुद्र के नीचे कांपने लगे। एक क्रूर जानवर जितना कम बुद्धिमान होगा, वह इस आभा के प्रति उतना ही संवेदनशील होगा। 3 दिनों और 3 रातों की उड़ान के बाद समूह आखिरकार पूर्वी सागर क्षेत्र और दक्षिणी सागर क्षेत्र के बीच की सीमा पर पहुंच गया। हालांकि यह उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम सागर क्षेत्र था, लेकिन ऐसे कई क्षेत्र नहीं थे जहां वे एक दूसरे को काटते थे। अधिकांश क्षेत्र कई छोटे समुद्री क्षेत्रों से भरे हुए थे, जो कुछ सुपर समुद्री क्षेत्रों के बीच बफर जोन के रूप में कार्य कर रहे थे। ऐसे कई बिंदु नहीं थे जहां दक्षिणी सागर क्षेत्र और पूर्वी सागर क्षेत्र एक दूसरे को काटते थे। केवल एक छोटा सा क्षेत्र था जहां वे प्रतिच्छेद करते थे। हालांकि यह इस छोटे से क्षेत्र में था कि कुछ ट्रिलियन स्पिरिट क्रिस्टल के अयस्क शिरा की खोज की गई थी। इतनी बड़ी दौलत के सामने कोई भी शांत नहीं रह सकता था। समय समय पर समुद्र पर लड़ने वाले लोगों के सिलहूट देखे जा सकते थे। जो बात जमीन पर स्थिति से थोड़ी भिन्न थी वह यह थी कि बहुत से लोग समुद्र में खूंखार जानवरों की सवारी कर रहे थे और सेना पर घात लगाकर हमला कर रहे थे। इन खूंखार जानवरों के विशाल शरीर सबसे शक्तिशाली हथियार थे। ये परिवार के लोग नहीं रुके और जल्दी से स्वर्गीय रेन पैलेस की ओर दौड़ पड़े। स्वर्गीय वर्षा महल एक बहुत बड़े द्वीप पर स्थित था। यह मानव बलों की आदत भी थी। यद्यपि एक व्यक्ति की साधना एक निश्चित स्तर तक पहुंच गई थी, वे आकाश में ऊपर जा सकते थे, जमीन में गोता लगा सकते थे, पानी में तैर सकते थे और आग में तैर सकते थे। वे सर्वशक्तिमान थे। हालांकि मनुष्य स्थलीय प्राणी थे। यह उनकी हड्डियों में गहराई तक समाया हुआ था, और अगर उनकी खेती मजबूत हो जाती तो भी यह नहीं बदलता। ये फैमिली के लोग अभी पहुंचे थे। स्वर्ग क्षेत्र की शक्तिशाली आभा ने स्वर्गीय वर्षा महल के विशेषज्ञों को जल्दी से सतर्क कर दिया। हालांकि स्वर्गीय वर्षा महल को एक द्वीप पर कहा गया था। द्वीप बहुत बड़ा था। यह लगभग एक छोटा महाद्वीप था। हालांकि अंतहीन समुद्री क्षेत्र में यह एक दुर्लभ दृश्य नहीं था। इसके विपरीत, अंतहीन समुद्री क्षेत्र उनसे भरा हुआ था। ये क्यूओंग और आकाशीय क्षेत्र के विशेषज्ञों के एक समूह ने ये ज़िवेन को बाहर छोड़कर स्वर्गीय वर्षा महल के उच्च अधिकारियों के साथ संवाद करने के लिए स्वर्गीय वर्षा महल की गहराई में प्रवेश किया। ये शिवेन को इन चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। भाई, ये एक आकृति धीरे धीरे चली गई। यह अपने शुरुआती 20वां दशा में एक महिला थी। उसने हरे रंग की एक लंबी पोशाक पहनी थी और एक सुंदर आकृति थी। वह धीरे धीरे ऊपर चली गई। क्या मैं जान सकता हूं कि तुम कौन हो? ये शिवेन ने कुछ अजीब तरीके से पूछा। मैं कियू याओ हूं, महिला ने फीकी मुस्कान के साथ कहा। ये ज़िवेन को तुरंत याद आया कि उन्होंने यहाँ आने से पहले हेवनली रेन पैलेस के बारे में बहुत सारी जानकारी एकत्र की थी। उनमें इस कियू याओ के बारे में जानकारी थी। कियू याओ स्वर्गीय वर्षा महल की युवा पीढ़ी के शीर्ष विशेषज्ञ थे। हालांकि उसने ऑल नोइंग स्कॉलर्स हिडन ड्रैगन लिस्ट में प्रवेश नहीं किया था, लेकिन उसकी ताकत को कम करके नहीं आंका जा सकता था। आखिरकार इस दुनिया में बहुत अधिक शक्तिशाली मार्शल जीनियस थे और हिडन ड्रैगन रैंक, यहां तक आरक्षित सूची सहित, केवल 200 लोग होंगे। अधिकांश मार्शल जीनियस इसे रैंक तक नहीं बना पाएंगे। तो यह मिस कियू है, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। ये शिवेन ने अपने हाथ जोड़कर कहा। विंड किंग प्लैनेट पर ब्रदर ये की प्रसिद्धि की तुलना में अपनी ताकत से सभी को दबाना, ये सब झूठी प्रसिद्धि से ज्यादा कुछ नहीं है। कियू याओ मुस्कुराया। उसकी मुस्कान मधुर थी, जिससे दूसरों पर स्वाभाविक रूप से उसकी अच्छी छाप पड़ जाती थी। इस बार, भाई, ये हमारे स्वर्गीय रेन पैलेस की मदद के लिए आए, मैं वास्तव में आभारी हूँ।
मैंने बस कुछ ऐसा किया जो मेरी शक्ति के भीतर था। ये जिवेन ने अपना सिर हिलाया और मुस्कराते हुए कहा। उसने जो कहा वह सच था। आखिर वे तो मेहमान ही थे। मदद के लिए हाथ बढ़ाना ठीक था, लेकिन स्वर्गीय रेन पैलेस के लिए उनसे मौत से लड़ने की उम्मीद करना असंभव था। हेवनली रेन पैलेस के लोग स्वाभाविक रूप से यह जानते थे, लेकिन उन्होंने इसकी परवाह नहीं की। यह खाली प्रतिष्ठा कुछ भी नहीं है। यह सही है, आपकी खोखली प्रतिष्ठा कुछ भी नहीं है। यह मज़ेदार है कि किसी ने वास्तव में आपको एक कुर्सी पर बिठाया है। इस समय आकाश से एक ठंडी आवाज आई और स्वर तिरस्कार से भरा था। तभी आकाश से एक आकृति उतरी। वह नीले रंग का लबादा पहने हुए एक युवक था और वह बिना म्यान की तलवार की तरह तेज था। भाई वो, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? इस समय कियुयाओ ने अपनी बाहें चढ़ा लीं और धीरे से डांटा। ये जिवेन थोड़ा मुस्कुराई, लेकिन उसने परवाह नहीं की। हालांकि इस युवक के शब्द सुनने में अप्रिय थे, ये शिवेन उससे बहस करने के मूड में नहीं था। यदि वह किसी ऐसे व्यक्ति पर क्रोधित होता जो अप्रिय शब्द कहता, तो वह अपने जीवन में बहुत से लोगों पर क्रोधित होता। क्या मैंने ऐसा नहीं कहा था? मुझे नहीं पता कि बाई शियाशिंग बेकार है या नहीं। वह हाफ सटेप हेवन रियलम के शुरुआती चरण में सिर्फ एक योद्धा है। उजाड़ प्राचीनता का उल्लेख नहीं करना, यहाँ तक हमारे स्वर्गीय रेन पैलेस में भी उसके जैसे कई लोग हैं। वह क्या गिनता है? जूनियर वू ने उपहास किया। भाई ये हमारे स्वर्गीय रेन पैलेस के एक सम्मानित अतिथि हैं और इस बार वह हमारे स्वर्गीय रेन पैलेस की मदद करने आए। परेशानी का कारण न बने, कियुयाओ ने डांटा। क्या हमें उनकी मदद की जरूरत है? वास्तव में वरिष्ठ भाई वांग पहले ही वांग परिवार के लिए आवेदन कर चुके हैं। जल्द ही वांग परिवार से बड़ी संख्या में विशेषज्ञ आएंगे। हमें ये परिवार की सहायता की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, जूनियर ब्रदर वू ने ठंडेपन से कहा। वांग परिवार? ये जिवेन की आंखें चमक उठीं। वास्तव में, हालांकि इस पूर्वी सागर क्षेत्र को एक समुद्री क्षेत्र के रूप में जाना जाता था, लेकिन इसके अंदर की ताकतों का अभी भी अलग झुकाव था। पूरे पूर्वी सागर क्षेत्र को मानव जाति की सभी प्रमुख ताकतों द्वारा समर्थित किया गया था और केवल तभी वह अंतहीन समुद्री क्षेत्र में पैर जमा सकता था। हालांकि मानव जाति की प्रमुख ताकतों ने भी विभिन्न लक्ष्यों का समर्थन किया था और इस स्वर्गीय रेन पैलेस को हमेशा पीछे से ये परिवार द्वारा समर्थित किया गया था। अब जब वांग परिवार ने घुसपैठ कर ली है, तो यह देखा जा सकता है कि हाल के वर्षों में वांग परिवार का ये परिवार के क्षेत्र में अतिक्रमण कितना गंभीर था। एक पहाड़ में दो बाघ नहीं समा सकते। चूंकि ये कबीला पहले से ही यहाँ था, अन्य कबीले केवल औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए यहाँ थे। हालांकि वांग कबीले ने वास्तव में बड़ी संख्या में विशेषज्ञों को यहाँ भेजा था। टकराव का अर्थ बहुत स्पष्ट था। यह वरिष्ठ भाई वांग, क्या यह वांग जैनफेई हो सकता है? ये जिवेन को अचानक याद आया कि रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि यह वांग जैनफेई वांग परिवार का सदस्य था और शुरुआती वर्षों में स्वर्गीय रेन पैलेस में प्रवेश किया था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि हेवनली रेन पैलेस वास्तव में वांग परिवार से संपर्क करने के लिए इस अवसर का उपयोग करेगा। ये निश्चित रूप से ये परिवार के लिए अच्छी खबर नहीं थी। लेकिन फिर वह मुस्कुराया, थोड़ा उदासीन लेकिन थोड़ा तिरस्कारपूर्ण भी। आप किस पर मुस्कुरा रहे हैं? ये जिवेन को मुस्कुराता देखकर वह छोटा भाई वो तुरंत बहुत दुखी हो गया। भाई ये जूनियर ब्रदर वो युवा और असंवेदनशील हैं, मुझे आशा है कि आप बुरा नहीं मानेंगे। जूनियर ब्रदर वो बचपन से सीनियर ब्रदर वांग जैनफेई के अच्छे दोस्त रहे हैं, इसलिए जब उन्होंने सुना कि ब्रदर ये ने विंड किंग प्लैनेट पर वांग परिवार के विशेषज्ञों को मार डाला, तो उन्हें कमोबेश थोड़ा असहज महसूस हुआ। कृपया उन्हें माफ कर दें। इस बार कियुयाओ ने चुपके से कहा। ये जिवेन ने मजाक उड़ाया, मैं आपके अति आत्मविश्वास पर हंस रहा हूँ। कियुयाओ ने जो कहा उसने उसे दिल पर नहीं लिया। युवा और असंवेदनशील, हास्यास्पद, कुछ 100 साल पुराना व्यक्ति वास्तव में असंवेदनशील था। क्या कहा आपने? निश्चित रूप से जूनियर भाई वो की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई और उन्होंने गुस्से में कहा। ये शिवेन ने उपहास किया और कुछ नहीं कहा। उसने सिर्फ कियुयाओ से कहा, मिस कियू, मुझे नहीं पता कि आपके स्वर्गीय रेन पैलेस ने इस बार हमारे ठहरने के लिए कहाँ जगह तैयार की है। मैं थक गया हूँ, मैं पहले आराम करना चाहता हूँ। वह जूनियर ब्रदर वो तुरंत गुस्से में आ गया। ये शिवेन खुले तौर पर उसे नीचे देख रही थी। उसे कभी इस तरह कब नज़रअंदाज किया गया था। मैं देखना चाहता हूं कि हिडन ड्रैगन रोल के शीर्ष 20 में कोई कितना मजबूत है। वो अचानक चिल्लाया और उसका शरीर भूत की तरह ये शिवेन के सामने दौड़ा। एक बड़े हाथ ने सीधे ये शिवेन के कंधे को पकड़ लिया। यह अतुलनीय रूप से भयंकर था और वह वास्तव में ये जिवेन के कंधे को सीधे पकड़ना चाहता था और उसकी बाह को पंगु बना देना चाहता था। टकराना। उस जूनियर ब्रदर वू ने बहुत आसानी से ये जिवेन के कंधे को पकड़ लिया और फिर उसके चेहरे पर कुछ बुरी मुस्कान आ गई। उसका बड़ा हाथ अचानक पंजा हो गया, लेकिन उसने पाया कि वह कितनी भी ताकत का इस्तेमाल करे, वह वास्तव में ये शिवेन का कंधा नहीं तोड़ सकता था। केवल इस स्तर, ये जिवेन ने उपहास किया और उसके शरीर में ची तुरंत संघनित हो गई और फिर अचानक फट गई। टकराना।
जूनियर ब्रदर वू को सीधे मौके पर उड़ते हुए भेजा गया, जैसे कि उन्हें एक भयानक झटका लगा हो। मौके पर ही उसके रोमछिद्रों से सीधे खून रिसने लगा और वह सीधे मौके पर ही बेहोश हो गया। जूनियर ब्रदर वू कियू याओ जल्दी से दौड़ा और उसकी थोड़ी जांच की और राहत महसूस की। हालांकि वो बहुत दयनीय लग रहा था, लेकिन ये जीवन में मर्यादा का भाव था और ये छोटे भाई वो केवल बेहोश हो गए थे। उसके आंतरिक अंगों को हिला दिया गया था, लेकिन कुछ समय बाद उसकी साधना से वह बिना किसी दवा की आवश्यकता के ठीक हो सकेगा। भाई, ये दया दिखाने के लिए धन्यवाद। कियू याओ ने जल्दी से अपने हाथ जोड़े और कहा। वह जानती थी कि अगर ये शिवन ने इस छोटे भाई वू की ताकत से दया नहीं दिखाई तो इस बात की पूरी संभावना थी कि वह वहीं मारा जाएगा। इस समय वह सतह पर बेहद शांत दिख रही थी, लेकिन उसका दिल बेहद हैरान था। मूल रूप से उसने हिडन ड्रैगन लिस्ट की बिल्कुल भी परवाह नहीं की। इतने सालों के बाद प्राचीन बेरेंस के पास स्वाभाविक रूप से मूल्यांकन मानकों का अपना सेट था। हालांकि हिडन ड्रैगन लिस्ट ने कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया, लेकिन अधिक लोगों ने बिल्कुल भी परवाह नहीं की। विशेष रूप से ये जीवेन केवल प्रारंभिक अर्धचरण दिव्य क्षेत्र में था, फिर भी वह वास्तव में हिडन ड्रैगन सूची में 20वें स्थान पर हो सकता था। इससे बहुत से लोग और भी असंतुष्ट हो गए और उसे हेय दृष्टि से देखने लगे। उनके लिए यहाँ तक आधे कदम के आकाशीय क्षेत्र को भी हिडन ड्रैगन सूची में स्थान दिया जा सकता था, और उसकी रैंकिंग इतनी ऊंची थी। क्या ऐसा हो सकता है कि बाई शियाशिंग के पास कोई अन्य उम्मीदवार नहीं था, इसलिए उसने ऐसे व्यक्ति को चुना? बहुत से लोगों के मन में ऐसा अनुमान था। आखिरकार बहुत से लोगों को बाई शियाशिंग के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, जो हाल ही में प्रमुखता से बढ़ी थीं। इसलिए बहुत से लोग उस सूची पर विश्वास करने को तैयार नहीं थे जिसे उसने बाहर किया था, विशेष रूप से वे जो सूची में नहीं थे। प्राचीन बेरेंस महाद्वीप में कई प्रतिभाएं और अभिजात वर्ग थे, और वे अपने अपने बलों में सबसे उत्कृष्ट अस्तित्व थे। फिर भी वे सूची में भी नहीं हो सके। यह कल्पना की जा सकती थी कि उन्हें इस सूची पर विश्वास नहीं होगा। कियू याओ को वास्तव में विश्वास नहीं था कि येजिवेन के पास स्वर्ग के क्षेत्र को पार करने की ताकत थी। आखिरकार आधा कदम स्वर्ग क्षेत्र और स्वर्ग क्षेत्र के बीच का अंतर स्वर्ग और पृथ्वी जैसा था। लेकिन अब येशिवेन की ताकत को अपनी आंखों से देखने के बाद आखिरकार उसे विश्वास हो गया। शायद बाई शियाशिंग की हिडन ड्रैगन लिस्ट उतनी हास्यास्पद नहीं थी। येजिवेन ने उदासीनता से कंधे उचकाए और कहा, इस बार यह सिर्फ एक छोटी सी सजा है। अगर वह अभी भी नहीं जानता है कि उसके लिए क्या अच्छा है, तो मुझे असभ्य होने का दोष मत दो। अगर कनिष्ठ भाई वो अभी भी जाग रहा होता और येजिवेन के चेहरे को देखता जैसे कि वह एक कनिष्ठ को सबक सिखा रहा था, तो वह शायद गुस्से से वहीं बेहोश हो जाता। हालांकि कियू याओ ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। येशिवेन के पास इतनी ताकत थी, इसलिए उनमें स्वाभाविक रूप से इतना आत्मविश्वास था। जल्द ही कियू याओ ने किसी को बेहोश जूनियर ब्रदर वू को दूर ले जाने के लिए बुलाया और येजिवेन को रेन पैलेस की गहराई तक ले गए। यह व्यक्ति कौन है? सीनियर सिस्टर कियू व्यक्तिगत रूप से उसका नेतृत्व क्यों कर रही हैं? कैसे मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा? रास्ते में बहुत से लोग येजिवेन के बारे में काफी उत्सुक थे, जो व्यक्तिगत रूप से कियू याओ के नेतृत्व में था, और उन्होंने उसकी ओर इशारा किया। भाई, ये जूनियर ब्रदर वो और सीनियर ब्रदर वांग जेनफेई के बीच हमेशा अच्छे संबंध रहे हैं। अब मुझे डर है कि वरिष्ठ भाई वांग जेनफेई इस मामले को इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे। कियू याओ ने कहा। फिर उसे आने दो, मुझे वैसे भी परवाह नहीं है। मैं कुछ और मार दूंगा। येशिवेन के शब्द ठंडे थे। कियू याओ इस पर केवल मुस्कुरा सकता था। येजिवेन इतनी कम उम्र में इतनी ऊंचाई तक पहुंच सकते थे, इसलिए वे निश्चित रूप से एक निर्णायक व्यक्ति थे। और ये मायने रखता है, यह कहने के बजाय कि यह येजिवेन और वांग जेनफेई के बीच एक संघर्ष था, यह केवल ये कबीले और वांग कबीले के बीच लड़ाई का एक सूक्ष्म रूप था। कियू याओ के मार्गदर्शन में येजिवेन जल्दी से ये परिवार के लिए हेवनली रेन पैलेस द्वारा प्रदान किए गए आंगन में बस गए। येजिवेन द्वारा भाईवू को घायल करने और उसके होश खोने का समाचार जल्दी से पूरे स्वर्गीय रेन पैलेस में फैल गया और तुरंत कई लोगों के असंतोष को जगा दिया। येजिवेन अभी अभी आया था और उसने उनके महल के एक विशेषज्ञ को घायल कर दिया था। क्या हो रहा था? भले ही वह ये परिवार का विशेषज्ञ हो, यह बहुत दूर जा रहा था। कुछ लोगों द्वारा आग में घी डालने के अलावा येजिवेन स्वर्गीय वर्षा महल में धीरे धीरे प्रसिद्ध होने लगी। हालांकि पहले से ही कुछ लोग थे जो येशिवेन का नाम जानते थे, लेकिन वास्तव में किसी ने बहुत ज्यादा परवाह नहीं की। हालांकि वह हिडन ड्रैगन सूची में 20वें स्थान पर था, लोग अक्सर केवल पहले या शीर्ष 3 पर ध्यान देते थे। अधिक से अधिक वे शीर्ष 10 में कुछ मास्टर्स पर ध्यान देंगे। शीर्ष 10 के बाद भले ही यह 11वां था, शीर्ष 10 और शीर्ष 10 के बीच एक बड़ा अंतर था। येजिवेन का उल्लेख नहीं करना चाहिए जो 20वें स्थान पर थे। केवल एक चीज जो लोगों को दिलचस्पी देती थी वह यह थी कि कैसे वह हाफ सटेप सेलेस्टियल दायरे के शुरुआती चरण के योद्धा के रूप में हिडन ड्रैगन लिस्ट में प्रवेश करने में सक्षम था।
इसने इन मास्टर्स को बनाया जो पहले से ही आधे सटेप सेलेस्टियल दायरे के अंतिम चरण में कदम रख चुके थे। वे इसे कैसे सहन कर सकते थे, यह उल्लेख नहीं है कि अभी भी येज़िवेन के तहत कई सेलेस्टियल रियलम मास्टर्स थे। इसने कुछ समय के लिए येज़िवेन को हिडन ड्रैगन लिस्ट में 20वें स्थान पर आने का मामला बना दिया और सभी प्रकार की अफवाहें और अपशब्दों का सिलसिला जारी रहा। इस स्थिति के सामने स्वर्गीय वर्षा महल के उच्च अधिकारी भी अजीब तरह से चुप रहे। हालांकि उन्होंने इस तरह की अफवाह के उभरने को प्रोत्साहित नहीं किया, लेकिन उन्होंने इसे रोका नहीं, इसलिए सभी तरह की अफवाहें और अपशब्द और भी फैल गए। इस स्थिति के सामने ये परिवार एक बैठक आयोजित किए बिना नहीं रह सका। इस तरह की अफवाह जिसने जाहिर तौर पर हमारे ये परिवार को बदनाम किया, और हेवनली रेन पैलेस ने इसे बिल्कुल भी नहीं रोका। यह इरादा वास्तव में बहुत स्पष्ट है। छोटे से आंगन में दिव्य क्षेत्र के एक मास्टर ने ब्लूबर्न के साथ कहा, कोई मूर्ख कैसे हो सकता है जो इस स्तर तक साधना कर सकता है। वे स्पष्ट रूप से हमारे ये परिवार की प्रतिक्रिया का परीक्षण करना चाहते हैं। एक अन्य दिव्य क्षेत्र के मास्टर ने कहा, ये लोग केवल कृतघ्न हैं, पूरी तरह से भूल रहे हैं कि उनके लिए पूर्वी सागर क्षेत्र में पैर जमाना मुश्किल था। अगर यह हमारे ये परिवार के लिए नहीं होता तो वे पहले ही नष्ट हो चुके होते। अब वे सोचते हैं कि वे हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर सकते हैं क्योंकि उनके पास वान परिवार की जांग है। क्या उन्हें लगता है कि हम नहीं जानते, इन वर्षों में स्वर्गीय रेन पैलेस ने भी वान परिवार के कई बच्चों को गुप्त रूप से शिष्यों के रूप में स्वीकार किया है। यह एक संकेत है कि वे हमारे ये परिवार को पूरी तरह से बाहर करना चाहते हैं। उद्धरण चिन्ह। येज़िवेन की भौहें तनी थीं। स्वर्गीय वर्षा महल की स्थिति स्पष्ट रूप से उसकी मूल अपेक्षा से अधिक जटिल थी। इस बार यही कारण है कि ये परिवार ने नानबातियान के ये क्यूओन को व्यक्तिगत रूप से क्यों भेजा। येज़िवेन ने मूल रूप से सोचा था कि यह स्वर्गीय वर्षा महल के लिए समर्थन दिखाना था। हालांकि नानबातियान की वर्तमान खेती को अत्यधिक अत्याचारी नहीं माना जाता था, लेकिन उनकी पहचान ये परिवार के भावी नेताओं में से एक थी। इस तरह की पहचान के साथ वह इस मामले से निपटने के लिए व्यक्तिगत रूप से स्वर्गीय वर्षा महल गए, निस्संदेह स्वर्गीय वर्षा महल के महत्व को साबित करते हुए। पहले तो उसने सोचा कि यह रस्सी बांधना और उनका समर्थन करना है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है, और इसमें भी चेतावनी का अर्थ था। हाँ, हो सकता है कि ये परिवार हेवनली रेन पैलेस को जल्दबाजी में कार्रवाई न करने की चेतावनी देने के लिए इस अवसर का लाभ उठाना चाहे। भले ही वे वान परिवार की जान को गले लगा लें, तो क्या स्वर्गीय वर्षा महल विशाल ये परिवार को बदल सकता है? यहाँ की चीजें उससे कहीं अधिक जटिल थीं जितना वह शुरू में समझ पाया था। हेवनली रेन पैलेस जैसी कई ताकतें भी थीं जो ये परिवार से प्रभावित थीं। वर्षों से वान परिवार इन ताकतों के प्रभाव के लिए ये परिवार के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा था। पहले से ही कई ताकतें थीं जो मूल रूप से ये परिवार से संबंधित थीं, और अब उन्होंने वान परिवार के प्रति अपना समर्थन खुलकर व्यक्त किया था। इसलिए इससे ये परिवार के ऊपरी सोपान भी हिलने लगे, और हाल के वर्षों में उन्होंने इन ताकतों के नियंत्रण को मजबूत करना शुरू कर दिया। मूल रूप से जब ये परिवार और वान परिवार समान रूप से मेल खाते थे तो इन ताकतों को स्वाभाविक रूप से कुछ भी महसूस नहीं हुआ, लेकिन जब वान परिवार की शक्ति स्पष्ट रूप से ये परिवार से आगे निकल गई तो वे स्वाभाविक रूप से बेचैन होने लगे। यही कारण था कि ये क्यूओंग व्यक्तिगत रूप से आया था। यह उन्हें वश में करना था। यह कुछ भी नहीं है। इस दुनिया में बहुत से क्रूर लोग हैं। ये क्यूओंग ने कहा, हम स्वर्गीय रेन पैलेस की मदद कर रहे हैं। अंत में यह लोगों के हितों के लिए भी है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। यह अपने आप में एक बहुत ही वास्तविक समस्या थी। मास्टर ये जिनकी खबर के अनुसार अब लगता है कि हेवनली रेन पैलेस के ऊपरी सोपानों में एक शक्ति है जो वान परिवार को हेवनली रेन पैलेस का समर्थन करने के लिए धकेल रही है। हेवनली रेन पैलेस अंतहीन समुद्र में हमारा ब्रिजहेड है। अगर हम इसे खो देते हैं तो हम अंतहीन समुद्र में लाभ खो देंगे। यह बिल्कुल असहनीय है, ये क्यूओंग ने कहा। यह ये जिन हेवनली रेन पैलेस में ये परिवार का प्रतिनिधि था। बहुत समय पहले वह पहले ही स्वर्गीय वर्षा महल में प्रवेश कर चुका था, और अब वह स्वर्गीय वर्षा महल का उपमहल मास्टर था, एक उच्च पद और शक्ति। इस बार हम इस तरह की चीज को होने से रोकने आए हैं, एक मास्टर ने कहा। कोई बात नहीं, कम से कम अब हमारे पास लाभ है ना? हमारे ये परिवार ने इतने सालों से हेवनली रेन पैलेस को प्रभावित किया है। यह वैंग परिवार के साथ बिल्कुल भी तुलनीय नहीं है। जब तक हम सावधान हैं, स्वर्गीय वर्षा महल अभी भी हमारे ये परिवार के नियंत्रण में रहेगा, येज़िवेन ने इस समय कहा। हाँ, येज़िवेन सही है। जब तक हम सावधान हैं, हेवनली रेन पैलेस अभी भी हमारे नियंत्रण से अलग नहीं होगा। अगर हम वास्तव में ऐसा नहीं कर पाते हैं तो हम गार्डियन गार्ड को काट देंगे और ऊपरी सोपानों को बदल देंगे। मुझे विश्वास नहीं होता कि वे सभी वान परिवार का समर्थन करने के लिए दृढ़ हैं, ये क्यूओंग ने ठंडे भाव के साथ कहा। परिवार की ताकत पर संदेह न करें। हालांकि वे वान परिवार के खिलाफ नुकसान में थे। अगर वे स्वर्गीय रेन पैलेस से निपटना चाहते थे तो उनके पास निश्चित रूप से ऊपरी सोपानक को बदलने का एक तरीका था।
अतीत में जो ताकतें ये परिवार के नियंत्रण से अलग हो गईं, उन सभी ने गॉर्डियन गांठ को काट दिया। एक सांस में ये परिवार का समर्थन करने वाले सभी गुट और अंत में मुक्त हो गए। लेकिन अब जबकि स्वर्गीय रेन पैलेस की गतिविधि का पता चल गया है, वे इस तरह की चीज को फिर से कैसे होने दे सकते हैं। ये जिवेन, इस समय के दौरान सभी अफवाहें और अपशब्द आप पर लक्षित हैं। यह भी अच्छा है, हम सारा ध्यान आप पर केंद्रित कर सकते हैं ताकि हमारे लिए काम करना सुविधाजनक हो जाए। ये क्यूओंग ने ये जिवेन की तरफ देखा और कहा, कोई बात नहीं। ये जिवेन ने सिर हिलाया। इस समय के दौरान यहाँ जाहिर है यह एक सुगम यात्रा नहीं होगी। यह कहा जा सकता है कि बाहरी और आंतरिक परेशानियां थीं। इस समय ये जिवेन आखिरकार समझ गए कि ये जेंटियन अनुभव हासिल करने के लिए उन्हें यहाँ क्यों लाना चाहते हैं। क्योंकि अगर यह सिर्फ युद्ध के मैदान पर लड़ रहा होता तो ये जिवेन को न केवल ऐसे कई अनुभव थे, बल्कि उसके पास भी कई अनुभव थे। जब ट्रू मार्शल स्कूल ट्रू मार्शल डोमेन से गुजरा तो ये जिवेन ने व्यक्तिगत रूप से टीम का नेतृत्व किया और सैन्य गठन में बदलाव उसके लिए बिल्कुल स्पष्ट थे। हालांकि ताकत का स्तर अलग था, सार एक ही था, लेकिन अब लग रहा था कि वाकई यह एक अच्छा अनुभव था। आखिरकार जब वह ट्रू मार्शल स्कूल में थे तो उन्हें कभी भी बाहरी और आंतरिक परेशानियों की ऐसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा था। हेवनली रेन पैलेस, जिसके बारे में उसने सोचा कि वह एक दोस्त हो सकता है, उसकी पीठ में छुरा घोंप सकता है, इसलिए उसे हर समय सतर्क रहना पड़ता था। योजना तय होने के बाद ये परिवार जल्दी से तितर बितर हो गया। प्रत्येक का अपना उद्देश्य था और ये परिवार के निर्णय के ठीक बाद वांग परिवार आखिरकार आ गया। ये परिवार की केवल 1 दर्जन लोगों की छोटी टीम की तुलना में वांग परिवार को राजसी तरीके से आने के लिए कहा जा सकता है। टीम में सैकड़ों लोग थे और वे कुछ समय के लिए सुर्खियों में रहे। जल्द ही उन्होंने हेवनली रेन पैलेस में विभिन्न बलों का ध्यान आकर्षित किया। हालांकि ये बल मदद के लिए आए थे, वे केवल 2 या 3 लोग थे। हालांकि वे सभी उस्ताद थे, लेकिन उनमें से बहुत से नहीं थे। क्योंकि यह ये परिवार का क्षेत्र था, अगर उन्होंने और लोगों को भेजा तो उन्हें अनिवार्य रूप से ये परिवार के साथ प्रतिस्पर्धा करने का संदेह होगा। लेकिन वांग परिवार राजसी तरीके से आया और उनके इरादे स्पष्ट थे। यदि सभी को वांग परिवार की योजना का पता नहीं होता तो वे अपना शेष जीवन व्यर्थ ही व्यतीत करते। एक समय के लिए पूरा स्वर्गीय वर्षा महल आने वाले तूफान की अनुभूति में गिर गया था। और जैसे ही वांग परिवार के लोग पहुंचे, उन्होंने हेवनली रेन पैलेस में हृदय उत्तेजक का इंजेक्शन लगाया। उनके आने से पहले उन्होंने पहले ही एक खदान को नष्ट कर दिया था, जिसे कोल्ड वेल कबीले ने निजी तौर पर खदान की नस पर खोला था और कोल्ड वेल कबीले के कई विशेषज्ञों को मार डाला था। जानबूझकर लो प्रोफाइल रखने वाले ये परिवार की तुलना में वांग परिवार निस्संदेह अधिक हाई प्रोफाइल था। इसने और भी लोगों का ध्यान खींचा। ये जिवेन बेशक ये कबीले के इन लोगों में सबसे हाई प्रोफाइल थे। हालांकि यह हाई प्रोफाइल वह नहीं था जो वह चाहता था। इसके बजाय उन लोगों ने जानबूझकर अपना ध्यान ये जिवेन पर केंद्रित किया। विशेष रूप से एक अफवाह थी कि ये जिवेन स्वर्गीय वर्षा महल के लोगों को हेय दृष्टि से देखते थे। दिमाग वाले लोग स्वाभाविक रूप से इस पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी हेवनली रेन पैलेस के कई युवा विशेषज्ञों को इससे असंतुष्ट होना पड़ा। साथ ही कुछ लोगों ने आग में घी डालने का काम भी किया। कुछ समय के लिए ये जिवेन ने अपनी आंखें घुमाने का इलाज किया, लेकिन ये जिवेन ने परवाह नहीं की। वैसे भी वह ज्यादा बाहर नहीं गया। उनका अधिकांश समय बंद कमरे में खेती करने में बीतता था। ये जिवेन को नहीं पता था कि सील शब्द के शोधन को बढ़ाने के लिए ये जेंटियन को कितना भुगतान करना पड़ा था। उसने कहा नहीं, लेकिन ये जिवेन जानता था कि यह शब्द उसे देने के बराबर था। यहाँ तक ये परिवार जैसे विशालकाय राक्षस में भी छद्म दारून बहुत दुर्लभ था। और इस शब्द के प्रकट होने से ये जिवेन को दानव के बीज को पूरी तरह से दबाने की आशा भी मिली। यदि उन्होंने सील शब्द को पूरी तरह से परिष्कृत किया तो राक्षस बीज को दबाने की संभावना हो सकती है। यहाँ तक अगर केवल एक छोटी सी संभावना होती तो ये जिवेन इस संभावना को नहीं छोड़ती। वांग परिवार के आने के 10 दिन बीत जाने के बाद वांग परिवार की गति भी तेज हो गई थी। इस अवधि के दौरान उन्होंने एक बार फिर कोल्ड वेल कबीले और माउंटन सी पवेलियन के कुछ खनन स्थलों को चुना, जिसने हेवनली रेन पैलेस की और भी अधिक प्रशंसा की। और स्वर्गीय रेन पैलेस में हर कोई इस मामले पर यह परिवार की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा था। इस मामले को लेकर लगता है कि ये परिवार के उच्चाधिकारी गायब हो गए हैं। जब हर कोई सोच रहा था कि ये परिवार चुप क्यों रहेगा, तो ये परिवार ने आखिरकार एक चाल चली, और यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि ये जिवेन थी। ये परिवार ने हेवनली रेन पैलेस के शीर्ष युवा विशेषज्ञों को आमंत्रित करते हुए एक निमंत्रण भेजा जो अब आ चुके थे। यदि यह कहा जाता कि पहले बहुत से लोग उसके निमंत्रण की परवाह नहीं करते थे, लेकिन अब छिपे हुए ड्रैगनों की सूची में 20वें स्थान पर होने के प्रभामंडल के साथ उसके निमंत्रण में एक अलग तरह का वजन था। भले ही कुछ लोगों ने हिडन ड्रैगन रैंक को स्वीकार नहीं किया, यह निर्विवाद था कि भले ही हिडन ड्रैगन रैंक केवल संदर्भ के लिए थी, फिर भी इसका एक निश्चित निवारक प्रभाव था।
एक पल के लिए पूरा स्वर्गीय रेन पैलेस शोर और उत्साह से भर गया। तू जिवेन ने कुल मिलाकर 10 से कम कई निमंत्रण नहीं भेजे। हालांकि भले ही प्रत्येक बल के कुछ ही लोग मौजूद हों, साथ ही पूर्वी सागर क्षेत्र के विशेषज्ञों को एक साथ जोड़ा गया हो, यह कोई छोटी संख्या नहीं थी। सिर्फ युवा विशेषज्ञों की संख्या येजिवेन द्वारा भेजे गए निमंत्रणों की संख्या से कई गुना अधिक थी। और थोड़े ही समय में जिसने भी येजिवेन का निमंत्रण प्राप्त किया वह बड़े सम्मान का प्रतीक बन गया। यह हिडन ड्रैगन्स लिस्ट की तरह था। बहुत से लोगों के पास सूची में रहने की ताकत थी, लेकिन वे उस सूची में शामिल नहीं थे। कई लोग ऐसे भी थे जो मानते थे कि उनमें सूची में शामिल होने की ताकत है, लेकिन उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया था। इसलिए विंड किंग प्लैनेट पर हजारों शीर्ष युवा विशेषज्ञ वहां जा रहे थे। और अब येजिवेन के निमंत्रण में स्पष्ट रूप से इस तरह का कार्य था। येजिवेन ने केवल इतना कहा कि वह उसी पीढ़ी के कुछ लोगों को आमंत्रित कर रहे थे कि वे आकर बैठें और दांव पर चर्चा करें, लेकिन छिपा हुआ अर्थ यह था कि केवल इन 10 से कम निमंत्रणों के स्वामी ही उनके साथ बैठने और दांव पर चर्चा करने के योग्य थे और अन्य इतनी योग्यता नहीं थी। और इस तरह के पक्षपात के सामने बड़ा भाई जीनियस इसे कैसे स्वीकार करने को तैयार हो सकता है? और इस अवधि में किसे निमंत्रण मिला और कौन नहीं भी, वांग परिवार द्वारा लाई गई सनसनी को पूरी तरह से दबाते हुए सभी का सबसे गर्म विषय बन गया। भले ही वांग परिवार के लोग अनिच्छुक थे, यह बेकार था, क्योंकि उनके वांग परिवार का एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो हिडन ड्रैगन्स लिस्ट में हो। वांग जेन्यू और वांग जुआन्यू, जिनके पास यह क्षमता थी, वे पहले ही ये परिवार के हाथों मर चुके थे। एक पल के लिए उन्हें एक युवा विशेषज्ञ नहीं मिला जो प्रतिष्ठा में येशिवेन के साथ प्रतिस्पर्धा कर सके, और इस समय पुरानी पीढ़ी के विशेषज्ञों के लिए जाना और भी असंभव था, अन्यथा इसे मजबूत धमकाने वाले कमजोरों के रूप में देखा जाएगा, और यह इस कथन को और मजबूत करेगा कि वांग परिवार के पास कोई सक्षम लोग नहीं थे। इसलिए वांग परिवार में हर कोई घृणा से अपने दांत पीस रहा था जब उन्होंने येशिवेन को देखा जिसने ऐसी स्थिति पैदा की थी। इससे पहले उन्होंने वांग जुआनयू और वांग जेन्यू को मार डाला था, जिससे वांग परिवार को युवा पीढ़ी में भारी नुकसान उठाना पड़ा था। इन कुलीनों के पालन पोषण के लिए कितने वर्षों की आवश्यकता है? और अब यह सब नाले के नीचे चला गया था, और अब उसने लापरवाही से वांग परिवार को दबा दिया था और सनसनी मचा दी थी। यह दुश्मनी बोई गई थी, और जैसे ही हर कोई चर्चा कर रहा था, आखिरकार येशिवेन की सत्य चर्चा शुरू हुई। मूल रूप से यह केवल एक छोटी सी सत्य चर्चा थी, लेकिन चूंकि यह कुछ समय पहले एक गर्म विषय बन गया था, इसने अचानक कई विशेषज्ञों को आकर्षित किया। उन्हें आमंत्रित किया जाए या नहीं, वे इस समय पीछे नहीं हटना चाहते थे। सुबह सुबह येजिवेन मेजबान के रूप में अभी तक दिखाई नहीं दिया था, लेकिन इस समय उसने जो रेस्तरां बुक किया था वह पहले से ही आवाजों का खौलता हुआ कड़ा ही था। बहुत से लोग, भले ही वे पहले ही समझ चुके थे कि वे प्रवेश करने के योग्य नहीं हैं, इस समय ऐसा दृश्य देखकर वे भी असामान्य रूप से उत्साहित थे। इस बार मैंने सुना है कि जिन लोगों को आमंत्रित किया गया था वे पहले ही एक के बाद एक उत्तर दे चुके हैं कि वे भाग लेंगे। इस येजिवेन की बड़ी प्रतिष्ठा है। आमतौर पर बहुत से लोग उन्हें बिल्कुल भी आमंत्रित नहीं कर सकते। हम उसके बारे में इतना अच्छा क्या है? बहुत से लोग सिर्फ ये परिवार को चेहरा दे रहे हैं, अन्यथा वह इतने लोगों को कैसे आमंत्रित कर सकता है? ऐसे लोग भी थे जो येशिवेन का तिरस्कार करते थे। बेशक वह आ सकता है। हिडन ड्रैगन्स लिस्ट में 20वें स्थान के रूप में उसकी प्रतिष्ठा ही काफी है। एकमात्र आधा कदम आकाशीय क्षेत्र प्रारंभिक चरण, मुझे अभी भी नहीं पता कि उसे यह उपाधि कैसे मिली। किसी ने खट्टा कहा। जो भी हो, इस बार ये परिवार की बड़ी लाइमलाइट है। जैसे ही येजिवेन ने चाल चली, वो तुरंत वांग परिवार की सुर्खियों में छा गया। देखो, कोई आ रहा है। झाओ डिंगफेंग, वह वास्तव में पहले आया था। इस समय सभी ने एक आदमी को एक ब्रोकेट बागे में देखा, अभिव्यक्तिहीन, एक बेहोश आभा के साथ, जिसने लोगों के दिलों को झकझोर कर रख दिया। अफवाह यह है कि झाओ डिंगफेंग झाओ परिवार की इस पीढ़ी के सबसे उत्कृष्ट प्रतिभाओं में से एक है। हालांकि झाओ परिवार ये परिवार जितना शक्तिशाली नहीं है, लेकिन यह भी एक विशालकाय है। नींव और ताकत के मामले में यह है हेवनली रेन पैलेस के ऊपर भी। झाओ डिंगफेंग वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरा है। उसकी उपस्थिति को देखते हुए यह लगभग निश्चित है कि वह पहले ही आकाशीय क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है। झाओ डिंगफेंग ने सीधे रेस्तरां में प्रवेश किया और बाहर बिल्कुल भी नहीं रुके। झाओ डिंगफेंग के बाद एक और व्यक्ति आया, और यह कोई और नहीं बल्कि हेवनली रेन पैलेस का कियू याओ था। कियू याओ भी बाहर नहीं रहे और जल्द ही रेस्तरां में प्रवेश किया। सभी के ध्यान में एक के बाद एक कई विशेषज्ञ रेस्तरां में दाखिल हुए। उनमें से लगभग सभी विशेषज्ञ थे जिन्होंने अपना नाम बनाया था। कुछ पूर्वी सागर क्षेत्र के स्थानीय विशेषज्ञ थे और कुछ युवा विशेषज्ञ थे जो समर्थन के लिए आए थे। हालांकि क्योंकि समर्थन करने वाले सभी विशेषज्ञों में युवा पीढ़ी के शीर्ष विशेषज्ञ नहीं थे, इसलिए भले ही येजिवेन आमंत्रित करना चाहते थे, वास्तव में केवल कुछ ही लोग उसके द्वारा आमंत्रित किए जाने के योग्य थे।
लेकिन इसके विपरीत उनकी उपस्थिति ने इस निमंत्रण में सभी को और अधिक दिलचस्पी दिखाई। यहाँ तक वे लोग भी जो मूल रूप से रुचि नहीं रखते थे, एक साथ आएंगे। चाहे कुछ भी हो, आमंत्रित न किया जाना एक प्रकार से अपनी हैसियत को नीचा दिखाने का प्रतीक था। थोड़ी देर में एक और नीले बालों वाला युवक सीधे रेस्तरां में घुस गया, बेहुदा और आडंबरपूर्ण, जैसे कि वह मेजबान हो। हाँ, ये ज़िवेन द्वारा किया गया यह निमंत्रण थोड़ा दिलचस्प है, लेकिन उसकी दृष्टि अच्छी है। वह इस युवा मास्टर को आमंत्रित करना जानता है। हालांकि यह युवा मास्टर यह देखना चाहता है कि हिडन ड्रैगन सूची के शीर्ष 20 में होने की उसकी प्रतिष्ठा कितनी वास्तविक है। नीले बालों वाला युवक जोर से हंस पड़ा। जल्द ही उन्हें भी सभी ने पहचान लिया। यह व्यक्ति लैन झेंगलोंग नहीं है। वह वास्तव में मानव जाति और समुद्री जाति का मिश्रित रक्त है और उसकी ताकत अत्यंत अत्याचारी है। पिछली बार जब वे विंड किंग प्लैनेट गए थे तो कहा गया था कि उन्हें भी निमंत्रण मिला था, लेकिन वे बंद कमरे में प्रशिक्षण ले रहे थे, इसलिए नहीं गए। नहीं तो उसके लिए जगह जरूर होगी। अब ऐसा लगता है कि वह शायद दिव्य क्षेत्र में सफलतापूर्वक प्रवेश कर गया है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना ढीठ है। उद्धरण चिन्ह। ऐसा नहीं है, यहाँ तक पूर्वी सागर क्षेत्र में भी लैन झेंगलोंग भी एक शीर्ष प्रतिभा है। कैसी बकवास की सत्य चर्चा है, मैं अंदर क्यों नहीं जा सकता? इस समय दरवाजे पर एक बड़ा आदमी जोर से चिल्लाया। उसके सामने उपस्थित सेवकों के चेहरे पर कड़वाहट थी, क्योंकि वे उसे मनाने की कोशिश कर रहे थे। वे सिर्फ कुछ छोटे फ्राई थे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। भले ही इन लोगों को एक शिवेन द्वारा आमंत्रित नहीं किया गया था, फिर भी वे उन्हें भड़काने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। यंग मास्टर, हमारा रेस्तरां वास्तव में आज यंग मास्टर ये द्वारा बुक किया गया है। बिना निमंत्रण के आप वास्तव में अंदर नहीं जा सकते, एक वेटर ने रोते हुए कहा। दफा हो जाओ, मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं आज यहाँ नहीं जा सकता। यह दबंग आदमी स्पष्ट रूप से यहाँ परेशानी पैदा करने के लिए था। हर कोई कहता है, किस आधार पर इस उपनाम ये में हमारी रैंक निर्धारित करने की योग्यता है? किस आधार पर वे अंदर जा सकते हैं, लेकिन हम नहीं कर सकते? इस हटे कट्टे आदमी ने जबरदस्ती अंदर नहीं घुसा, बल्कि अपने आसपास के लोगों की भावनाओं को भड़काना चाहता था। हाँ, हम किस आधार पर अंदर नहीं जा सकते? तू ज़िवेन स्वयं अर्धचरण दिव्य क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में केवल एक योद्धा है, उसके पास चयन करने के लिए क्या योग्यता है? हम भी एक स्पष्टीकरण चाहते हैं, किस आधार पर कुछ लोग अंदर जा सकते हैं लेकिन अन्य नहीं कर सकते। पूरा दृश्य अराजक होने लगा और बहुत से लोग शोर मचाने लगे। दरअसल इस मुद्दे के बारे में यह वास्तव में संवेदनशील लग रहा था, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो सोचते थे कि उनके पास ताकत थी, लेकिन उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया था। कचरा का एक टुकड़ा जैसा आप अंदर जाना चाहते हैं, रास्ते से हट जाओ।